सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल ब्रोक था। मैंने एक पेनी पिंचिंग रियलिटी शो के लिए साइन अप कर लिया। गोल सिंपल था, सिर्फ 500 युआन में पूरा एक महीना सर्वाइव करना। जिसके पास एंड में सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे वही 5 मिलियन युआन का ग्रैंड प्राइज जीतेगा। ज्यादातर लोगों का पहला इंस्टिंक्ट होता है इंस्टेंट नूडल्स खा के या दिन में सिर्फ एक ही मील खा के पैसे बचाना, लेकिन मेरे लिए ये तो बच्चों का गेम है। क्या ये बस ये देखने का कंपटीशन नहीं है कि कौन एक एक पैसा सबसे ज्यादा स्क्वीज कर सकता है और सबसे बेस्ट बार्गेन्स ढूंढ सकता है? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं तो इस गेम का फाउंडिंग फादर हूँ। पहले ही दिन सुबह अंधेरा होते ही मैं उठ गया, अपनी मेमोरी के भरोसे डॉम बिल्डिंग से बाहर निकला और खाली सड़कों पर स्लो जॉग करने लगा। मुझे लाइव कमेंट्स दिख नहीं रहे थे, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस वक्त मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। स्ट्रीम देखने वाले नेटिजन्स मेरे लिए टेंशन में थे। वो मुझे इडियट बोल रहे थे क्योंकि उन्हें लगा सब लोग एनर्जी बचाने के लिए पूरा दिन सोएंगे और कम खाएंगे। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इतनी सुबह उठ जाएगा। अभी तो रोशनी भी नहीं हुई। ये कहाँ जा रहा है? कहीं ये मॉर्निंग जॉग के लिए तो नहीं निकला? इतना स्टूपिड मूव भी कोई करता है? इसे अभी स्टैमिना सेव करना चाहिए था ताकि कैलोरीज कम बर्न हो और कम खा के पैसे बचा सके। ओ माय गॉड, ये देखना ही मुश्किल हो रहा है। क्या इडियट है? मैं इस शो में इससे बेटर परफॉर्म कर लेता। मैं तो बिना खाए और एक भी पैसा खर्च किए 48 घंटे तक बेड पर पड़ा रह सकता हूँ। सिचुएशन देखो जरा। और ये अभी भी डिसिप्लिन बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये सेलिब्रिटी भी नहीं है, फिर ये फेक आइडल पर्सोना क्यों दिखा रहा है? इसको तो किसी टैलेंट सर्वाइवल शो में जाना चाहिए था। इस शो में इसको जगह देना बिल्कुल वेस्ट है। मैं लगभग 10 मिनट तक जॉग करता रहा और उन 10 मिनट में नेटिजन्स बस मुझे रोस्ट करते रहे। आखिर में मैं एक फार्मेसी के सामने रुक गया। जैसे ही मैंने पॉकेट से एक फ्लायर निकाला, नेटिजन्स का दिमाग ही घूम गया। उस फ्लायर पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था फ्री एग्स गिव अवे। पैसे बचाने का मेरा पहला स्टेप था प्रमोशंस का फुल फायदा उठाना। मेरे हाथ में उस श्वान फार्मेसी का प्रमोशनल फ्लायर था। उसमें क्लियरली लिखा था कि जो भी ये फ्लायर लेकर आएगा उसे फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन रोज सिर्फ 30 लोगों के लिए। तुम्हें समझना होगा कि ऐसे इवेंट्स आंटीज और मॉम्स के बीच बहुत पॉपुलर होते हैं। एक फ्री आइटम के लिए जबरदस्त भीड़ लगती है, इसलिए क्लेम करने के लिए बहुत जल्दी आना पड़ता है। इसी वजह से मैं इतनी सुबह उठा था और उसे अपने स्लो जॉग वर्कआउट के साथ कंबाइन कर दिया था। सुबह 8:30 बजे तक सूरज निकल चुका था और फार्मेसी के डोर्स खुल गए। मेरे पीछे काफी एल्डरली लोग लाइन में खड़े थे। फार्मेसी स्टाफ ने मुझे अजीब नजर से देखा क्योंकि मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा था और सबसे बड़ी बात, पूरी लाइन में सिर्फ मैं ही एक यंग लड़का था। कुछ देर बाद उसने अपनी डाउटफुल नजर हटाई, टेबल पर रखी साइन अप शीट की तरफ इशारा किया और पोलाइटली बोला, यहाँ अपना नाम और फोन नंबर रजिस्टर कर दो, फिर तुम्हें फ्री एग्स मिल जाएंगे। मैंने आराम से पेन उठाया, बिना किसी हेजिटेशन के एक फोन नंबर लिखा और आधा किलो एग्स लेकर खुशी खुशी डॉम वापस आ गया। कमेंट्स फिर से एक्सप्लोड हो गए। सॉरी ब्रो, मैंने तुझे पहले ही जज कर लिया था। डैम, इसे भूखा भी नहीं रहना पड़ा और इसने रूल्स भी ब्रेक नहीं किए। फ्री में चीजें लेने का ये मूव तो ब्रिलियंट है। अब मुझे सच में देखना है कि ये हैंडसम बंदा और कौन कौन से फ्री लोडिंग ट्रिक्स यूज करेगा। फ्री स्टफ लेने का ये मेथड बढ़िया है, लेकिन सबके जजमेंटल स्टेयर्स को इग्नोर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी चाहिए। सच बोलूं तो एक यंग पर्सन होते हुए मुझे तो ऐसा स्टंट करने में बहुत एम्बैरेसमेंट होती। इसमें गलत क्या है? ना इसने किसी से चोरी की और ना किसी को लूटा। तुझे एम्बैरेसमेंट क्यों फील होनी चाहिए? तुम्हारा ये बेकार सा प्राइड आधे किलो फ्री एग्स की भी वैल्यू नहीं रखता। क्या तुम अपना प्राइड खा सकते हो? इन आधे किलो फ्री एग्स के साथ मेरे अगले 2 दिन का फूड ऑलमोस्ट परफेक्टली सॉर्टेड था। डॉम का किचन सबके लिए कॉमन था। जो भी गेस्ट्स कुकिंग करना चाहते थे उन्हें यही करनी पड़ती थी। प्रोडक्शन टीम भी काफी थाटफुल थी। उन्होंने बेसिक किचन वेयर और सीजनिंग्स प्रोवाइड किए हुए थे। मुझे बस उन्हें एक बार धो लेना था और मेरा परफेक्ट एग ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता। तभी मिनी नीचे आ गई। किचन से आवाज सुनकर वो धीरे से चलती हुई पास आई। तुमने इतने सारे एग्स खरीद लिए? उसने ऑयल वाले पैन में फ्राई होते एग्स को देखा और बिना सोचे अपनी सलाइवा निगल ली। आखिर कौन रेजिस्ट कर सकता था? सुबह उठते ही 2 डिलिशियस सनी साइड अप एग्स की खुशबू। कुछ हेल्प चाहिए? मैं बस पोलाइटली मुस्कुराया। ओह, जरूरत नहीं। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले, फ्राइंग की सिजलिंग आवाज के अलावा पूरा माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। मिनी वेट करती रही, लेकिन मैंने वो पोलाइट लाइन कभी नहीं बोली, तुम भी खाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये फुयांशन इतना सेल्फिश है, जानबूझकर अनजान बन रहा है, या फिर इसका ईक्यू ही 0 है। इसके पास इतने सारे एग्स हैं, मुझे 2 दे देता तो क्या चला जाता? वैसे भी ये सब खुद थोड़ी खा लेगा। इसे बेसिक सोशल एटिकेट भी नहीं आती। सिर्फ ब्रेकफास्ट खरीदने का सोचकर ही उसका दिमाग घूम रहा था। इंस्टेंट नूडल्स के अलावा उसे और कोई सस्ता ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब फ्री में खाने का इतना अच्छा चांस सामने था तो वो इसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती? वो मुस्कुराई और खुद ही बोली, ये फ्राइड एग्स कितनी टेस्टी लग रहे हैं। तुम इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हो? मैं अभी अभी उठी हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। इतना ऑब्वियस हिंट देने के बाद भी अगर फू यानशेन को समझ नहीं आया तो फिर वो पक्का जानबूझकर उससे खिलाना नहीं चाहता था। मैंने फ्राइड एग्स प्लेट में निकाले। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी और इमोशनलेस थी। तो यहाँ खड़ी होकर मुझे मत देखो, जल्दी जाओ और अपना खाना खा लो। मैं भी एग्स बनाना चाहती हूँ। ये इकोनॉमिकल भी है और प्रैक्टिकल भी। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले बाकी सारे रॉ एग्स उठाए और फ्रिज के उस कंपार्टमेंट में रख दिए जहाँ मेरा नाम लिखा था। ओह, तो फिर बाहर जाकर खरीद लो। ये बंदा तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। मुझे ही क्यों लग रहा है कि ये लड़की इसका फायदा उठाना चाहती है? मुझे तो पहले ही समझ आ गया था। इसका मन इसके एग्स पर आ गया है। ये इतना ऑब्वियस हिंट कैसे नहीं समझा? शायद समझ गया था, बस लास्ट मोमेंट पर उसकी थोड़ी इज्जत रख दी। नॉर्मली मैं 2 एग्स को लेकर कभी स्टिंजी नहीं होता, लेकिन अभी हम कॉम्पिटिटर्स हैं और अपॉर्चुनिटी के सामने सब इक्वल होते हैं। ये कोई लाइफ और डेथ का मैटर भी नहीं है। तो मैं मीनिए को फ्री में मेरे एग्स क्यों दूं?
उसके पैसे बचाने में मैं क्यों हेल्प करूं? क्या मैं कोई पागल लगता हूं? मुझे प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठते देख उसने बिल्कुल बेशर्मी से कैजुअल सा साय लिया। पता नहीं मार्केट में सिर्फ 2 एग्स मिलते भी हैं या नहीं। मैं तुम्हारी तरह इतने सारे नहीं लेना चाहती। अगर फिनिश ना कर पाई तो वेस्ट हो जाएंगे। इतनी गर्मी में जल्दी खराब भी हो जाएंगे। मीनिए की ये बात ऑलमोस्ट सीधा ये कहने जैसी थी, बस मुझे अपने 2 एग्स दे दो। मैंने चॉपस्टिक से फ्राइड एग का एक पीस उठाया। बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ था, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन। मैंने एक बाइट ली, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखकर मिनिए ने लालच से अपनी सलाइवा निगल ली और उसके पेट से शर्मिंदा कर देने वाली गुर की आवाज भी आ गई। मैं आराम से च्यू करता रहा और फिर बोला, ये खराब नहीं होंगे। यहाँ फ्रिज भी है, तुम बस आसपास थोड़ा देख लो। अगर सच में सिर्फ 2 एग्स नहीं मिले तो वापस आकर मेरे 2 एग्स खरीद लेना। मी को लगा उसने गलत सुना है। वो डिसबिलीफ में बोली, मुझे 2 एग्स बेचोगे? मैं तो बस फ्री ब्रेकफास्ट लेना चाहती थी। क्या ये इतना भी पैटी हो सकता है? सिर्फ 2 छोटे से एग्स के पैसे भी लेगा? हाँ, तुमने सही सुना। मी का चेहरा ऑकवर्ड हो गया। फू यनशन और मी एक ही शो के गेस्ट स्टार्स थे। अगले 1 महीने तक उन्हें रोज एक दूसरे से मिलना था। सिर्फ 2 एग्स हैं और तुम उनके भी पैसे लोगे? मेरी आंखों में हल्का सा इनोसेंट एक्सप्रेशन आया। एक ग्रोन अडल्ट होकर तुम फ्री में लेने में एम्बैरेस्ड नहीं हो तो मैं पैसे लेने में एम्बैरेस्ड क्यों हूँ? ये सुनते ही मी का चेहरा बिल्कुल उतर गया। कौन तुमसे फ्री में लेना चाहता है? मैं खुद जाकर खरीद लूंगी। मी के जाते ही मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश किया, प्लेट धोई और ऊपर रूम में चला गया। अब मुझे अपने नेक्स्ट मील का प्लान बनाना था। जैसे कहते हैं, जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता उसे बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ इस आधे किलो एग्स पर डिपेंड नहीं रह सकता था। मुझे और भी सोल्यूशन सोचने थे। लंच टाइम आते ही नेटिजन्स को फाइनली बाकी 2 गेस्ट्स जी मिंग वान और एन लैन दिख गए। दोनों उन लोगों में से थे जो ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके दिन में सिर्फ 2 मील्स खाते थे। ब्रेकफास्ट स्किप करने से 1 मील का खर्चा बच जाता था। क्योंकि दोनों का मील टाइम सेम था, उनके पास बात करने के लिए भी कॉमन टॉपिक था। दोनों पास के ग्रोसरी स्टोर गए और एक पूरा कार्टन पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का बल्क में खरीद लिया, फिर उससे आधा आधा बांट लिया। प्राइस भी अफोर्डेबल था और क्वांटिटी भी इतनी नहीं थी कि फिनिश ना कर सके। खत्म होने के बाद इजीली दूसरा फ्लेवर ट्राई कर सकते थे। जब वो दोनों डॉम वापस आकर नूडल्स बनाने लगे तब मी भी चुप नहीं बैठी। मेरे ना होने का फायदा उठाकर उसने उनके सामने मेरी बुराई शुरू कर दी। वो फू यनशन बहुत स्टिंजी है, मुझसे 2 एग्स के भी पैसे मांग रहा था। मुझे लगता है जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो गया है कि हमसे ही पैसे कमाने का प्लान बना रहा है। तुम दोनों भी उससे बचकर रहना, वरना तुम भी उसके जाल में फंस जाओगे। जैसे ही मी ने बात खत्म की, जी मिंग वान की नजर अचानक किचन के डोर पर खड़े एक इंसान पर पड़ी। मी ने उसकी नजर फॉलो की और गिल्टी शॉक में उछल पड़ी। जी मिंग वान मेरी तरफ देखते हुए ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए बोला, किचन यूज करना है? नहीं, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। मैंने जी मिंग वान के पतले से बॉडी फ्रेम को देखा, फिर उसके हाथ में नूडल्स के पैकेट पर नजर डाली। मेरी थोड़ी सी कॉन्शियंस जाग उठी और मैंने पूछा, साथ चलोगे? आखिर में किसी और के पैसे पर खाना खा रहा था, अपने पैसे थोड़ी खर्च कर रहा था, इसलिए मुझे उन्हें फ्री मील खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आने वाले दिनों में पता नहीं कितनी बार भूखा रहना पड़े। अगर अभी एक फ्री मील मिल रहा है तो उसका फायदा उठाना ही चाहिए। नहीं थैंक्स, तुम बिजनेस डील्स कैलकुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट हो। तुम्हारे साथ बाहर खाने गए तो पता नहीं बिना वजह कितने पैसे देने पड़ जाएं। सुबह मैंने इसे कितने हिंट्स दिए थे बस ये एक लाइन बोल दे, लेकिन तब तो इसने मुंह ही नहीं खोला और अब ऑफर कर रहा है। बहुत लेट हो चुका है और क्या पता सुबह वाले एग सेलिंग स्टंट के बाद इसने कोई नया ट्रैप सोचा हो जो बाहर से हेल्प लगे लेकिन अंदर से हमसे पैसे निकलवाने की स्कीम हो। तब मैंने मी की तरफ देखा और कंफ्यूजन का नाटक करते हुए इधर उधर देखने लगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, तुम किस क्वेश्चन का आंसर दे रही हो? मेरी इस हरकत ने मी को इतना एम्बैरेस कर दिया कि उसका मन हुआ जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जी मिंग ग्वान और एन लैन भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। मेरी बात और रिएक्शन देखकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। मी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फू यनशन को लोगों की जबरदस्त रोस्टिंग करनी आती है। ये लड़की फू यनशन की पीठ पीछे छुरा क्यों घोप रही है? सबको उसके अगेंस्ट भड़काकर उसे आइसोलेट करना चाहती है। ये क्यों नहीं बताती कि खुद उसके एग्स फ्री में लेने की कोशिश कर रही थी? ग्रीन टी को गुस्सा आ गया है, अब हीट हैंडल नहीं हो रही। क्या फू यनशन को फ्री में खाना खाने का कोई नया तरीका मिल गया? अब तो मुझे भी देखने का मन कर रहा है। जिमिंग ग्वान ने एनलान की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को एक नजर देखा और फिर उसने हाथ में पकड़ा नूडल पैकेट खोलते हुए ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, हमारा लंच ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम पास करते हैं, तुम जाओ। चाहे फू यनशन का असली कैरेक्टर कुछ भी हो, कंपटीशन में हमेशा गार्ड अप रखना ही बेटर था। ठीक है, मैंने थोड़ा रिग्रेट के साथ सर हिलाया और बिना कुछ और बोले मुड़कर चला गया। मी ने मुझे रिजेक्ट होकर अकेला जाते देखा और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद उसने नजर हटाई, डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई और जिमिंग ग्वान और एनलान को इंस्टेंट नूडल्स बनाते हुए देखने लगी। जैसे ही सीजनिंग का रिच फ्लेवर और नूडल्स की खुशबू बोल से उठने लगी, उसने अपनी सलाइवा निगल ली। तुम लोग इतनी जल्दी लंच कर रहे हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। कितनी फेमिलियर लाइन थी। आखिर दूसरों के अगेंस्ट स्कीम कौन कर रहा था, फू यनशन या ये खुद? नूडल गॉड और नूडल सिस्टर, प्लीज इसके झांसे में मत आना। फू यनशन से कुछ सीखो और सीधा मना कर दो, वरना अगर एक बार फ्री में खिला दिया तो ये बार बार आएगी। तुम दोनों के पास वैसे ही सबसे कम कैपिटल है, अगर ये तुम दोनों को टारगेट करने लगी तो तुम्हारा हारना पक्का है। मी बिना पलक झपकाए उनके सामने रखे नूडल्स को देख रही थी और फिर से अपनी सलाइवा निगल गई। जिमिंग ग्वान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर वो उसे खाने के लिए इनवाइट करता तो सीधा एक कॉम्पिटिटर का मील का खर्चा बचा देता, और अगर मना करता तो उसकी शक्ल देखकर उसे खुद ऑकवर्ड और गिल्टी फील हो रहा था। ऊपर से कैमरा सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। अगर वो ज्यादा कोल्ड या हार्टलेस दिखता तो नेटिजन्स पक्का उसे भी फू यनशन की तरह स्टिंजी और पेटी बोलकर गाली देते। सच कहूं तो
उसके लिए 5 मिलियन युआन जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसका असली गोल पॉपुलैरिटी अवार्ड जीतना था, ताकि वो नानचिंग एंटरटेनमेंट के साथ साइन करके आर्टिस्ट बन सके। स्टारडम की ब्राइट फ्यूचर 5 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएबल थी। सिर्फ पॉपुलैरिटी वोट्स के लिए और नेटिजन से चीप स्केट न कहलाने के लिए जिमिंग गुआन ने अपने आधे कार्टन में से एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकाला और मी की तरफ बढ़ा दिया। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया तो हमारे साथ खा लो। हाँ, फिरकार फ्री मील मिल ही गया। मी अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। ओ नहीं, मैं कैसे? लेकिन उसके हाथ इतने तेज थे कि बात खत्म होने से पहले ही उसने नूडल पैकेट पकड़ लिया। ये सब देखकर एन लान, जो अब तक चुप थी, अपना नूडल्स का बोल उठाकर चुपचाप थोड़ा दूर खिसक गई और जिमिंग गुआन और मी से डिस्टेंस बना लिया। ये नूडल गॉड कर क्या रहा है? क्या ये मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है? नूडल गॉड, क्या तुम सीधा 5 मिलियन का प्राइज इसके हाथ में देना चाहते हो? ओ माय गॉड, ये देखकर मेरा खून खौल रहा है। नूडल गॉड कितना बेवकूफ है। इस लड़की ने आखिर एक और गेस्ट से फ्री मील ले ही लिया। मैं तो इससे अच्छा फुयन शेन को देखूंगा। जल्दी जाओ देखने। ये तीनों डॉम में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फुयन शेन एक फैंसी रेस्टोरेंट में फ्री फीस्ट उड़ा रहा है। कॉन्ट्रास्ट तो नेक्स्ट लेवल का है। एक हॉट पॉट और बारबेक्यू रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग चल रही थी। बाहर बड़ा सा साइन लगा था, बस 3 वर्ड सही गेस करो और फ्री मील जीतो। प्रमोशनल पोस्टर इतना आई कैचिंग था कि मैं आराम से अंदर बैठकर ये फ्री लंच एंजॉय कर रहा था। पोस्टर पर क्लियरली लिखा था, हर पर्सन को सिर्फ एक ही फ्री मील चांस मिलेगा और फूड वेस्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर खाना फिनिश नहीं किया तो फाइन लगेगा। इसलिए वेटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैंने अपना नाम और फोन नंबर रजिस्टर किया और एक सिंगल पर्सन पोर्शन ऑर्डर कर दिया। नेटिजन्स बहुत ही क्यूरियस थे, क्या मैं सच में बिना किसी प्रॉब्लम के ये फ्री लंच ले पाऊंगा? इसलिए सब लाइव स्ट्रीम से चिपके रहे, मेरा खाना फिनिश होने का वेट करते हुए। जब मैं पेट भरकर उठने लगा, वेटर मेरे पास आया। सर, आपका टोटल 13 युआन हुआ है। क्यूआर स्कैन करेंगे या कैश देंगे? मैंने पहले ही कहा था, दुनिया में कुछ भी ट्रूली फ्री नहीं होता। वैसे 13 युआन में इतना मील मिलना बुरा डील नहीं है, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट्स सिर्फ 1 युआन के इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और मी ने तो एक भी पैसा खर्च किए बिना लंच कर लिया। अगर देखा जाए तो फुयान शेन के लिए ये मील एक्चुअली लॉस ही है। इससे लेसन मिलता है। मेरा एक दोस्त भी एक बार फ्री इवेंट में गया था और हजारों युआन का सामान खरीदने के स्कैम में फंस गया था। सिर्फ चीप देखकर किसी चीज पर मत कूद पड़ो। वैसे मुझे भी क्यूरियोसिटी है, ये 13 युआन किस बात के हैं? मैंने वेटर की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। तुमने तो कहा था कि अगर मैं 3 वर्ड सही गेस कर लूं तो मील फ्री होगा। मैंने चैलेंज पास कर लिया, फिर पैसे क्यों? वेटर बोला, सर ये टी और टेबल वेयर फी है। मैंने कहा, इवेंट पोस्टर पर इसका कहीं भी मेंशन नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मैं लगभग 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर पॉकेट से 100 युआन का नोट निकाला और वेटर को दे दिया। चेंज और रिसीट मिलने के बाद ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, लेकिन बाहर आने के बाद मैं तुरंत वहां से गया नहीं। मैंने फोन निकाला और एक कॉल लगा दी। हेलो, मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के हिसाब से टेबल वेयर रेस्टोरेंट्स को फ्री प्रोवाइड करना होता है। कस्टमर की कंसेंट के बिना उसका चार्ज लेना इलीगल प्रैक्टिस है। और टीसी की बात करें तो मैंने कोई टी ऑर्डर ही नहीं की। क्या ये सीधा सीधा फ्रॉड नहीं है? लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स को फोन की दूसरी साइड की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि मैं चुपचाप सामने वाले की बात सुन रहा हूँ। फिर मैंने हाथ में पकड़ी रिसीट की तरफ देखा। हाँ, मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। अथॉरिटीज ने बहुत फास्ट एक्शन लिया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा था और हॉटपॉट और बीबीक्यू रेस्टोरेंट का ओनर खुद बाहर आया और मुझे रिस्पेक्ट के साथ वापस अंदर ले गया। मैं आराम से बॉस के ऑफिस में मीडिएशन के लिए बैठा था। बॉस मैंग ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए खुद मेरे लिए चाय बनाई। हेलो, मैं फुक्यूआन हॉटपॉट एंड बीबीक्यू का ओनर हूँ। मेरा सरनेम मैंग है। बॉस मैंग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मेरे सामने बैठ गया। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो सीधा मुझे बोल देते, इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत थी? मैं अभी आपके पैसे रिफंड कर देता हूँ, बस पहले आपके हाथ वाली रिसीट मुझे दे दीजिए। मेरे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। मैंने पॉकेट से रिसीट निकाली, लेकिन जैसे ही उसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, एक पल के लिए रुक गया और रिसीट वापस खींच ली। ये देखते ही बॉस मैंग का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने हल्का सा आईब्रो उठाया। आप मेरे पैसे रिफंड कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगले कस्टमर को भी इसी तरह स्कैम करते रहेंगे ना? बॉस मैंग ने अंदर का गुस्सा दबाकर पेशेंटली समझाया। ऐसा मत कहिए, हम किसी को स्कैम नहीं कर रहे। बस यंग मैन, तुम बिजनेस के रूल्स नहीं समझते। पूरी इंडस्ट्री में इसी तरह चार्ज लिया जाता है। अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगली बार जब भी यहाँ आओगे मैं तुम्हें एक और फ्री मील दे दूंगा। गारंटी करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगी। मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ। ये सिर्फ एक फ्री मील की बात नहीं है। इतना ऑब्वियस हिंट सुनकर सालों से बिजनेस करने वाले बॉस मैंग कैसे नहीं समझते? उसकी आंखों में तुरंत सरकाज़म और मौकरी आ गई। उसने सीधी बात करने का फैसला किया। तो बताओ, तुम ये मैटर कैसे सेटल करना चाहते हो? क्या तुम्हें कुछ और प्रैक्टिकल कॉम्पेंसेशन चाहिए? मैंने उसके वर्ड्स रिपीट किए। और प्रैक्टिकल कॉम्पेंसेशन? फिर मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी और मीनिंगफुल नजर से उसे देखने लगा। बॉस मैंग खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। उसने मेरी साइलेंस का अपना ही मतलब निकाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, 3 फ्री मील्स कैसे रहेंगे? मैं चुप रहा। उसने समझा मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर 5 फ्री मील्स? मैं ऐसा दिखाने लगा जैसे कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन रोक लिया। बॉस मैंग ने दांत भींच लिए। ठीक है, फिर 10 फ्री मील्स दे देता हूँ। मैं एक पल के लिए रुक गया। सच तो ये था कि जो मैं बोलने वाला था उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब ये ब्लैक हार्टेड बॉस खुद इतना अच्छा डील प्लेट में रखकर दे रहा था तो मना करना उसका भी दिल तोड़ता और मेरा भी। आखिर बात 10 फ्री मील वाउचर्स
की थी, और जो पैसे मैंने ऑलरेडी दिए हैं वो रिफंड करोगे या नहीं? ऑफ कोर्स 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा, फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए? नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयान शेन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयान शेन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले लगा था ये राइटियस और हीरोइक टाइप का बंदा है। दूसरे लोग बोले सबसे पहले स्कैम तो फुयान शेन के साथ हुआ था, वो बस उसी बॉस को उसकी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, आई फॉर एन आई। उसने जितना नुकसान किया था उतना ही वापस निकाल रहा है, इसमें गलत क्या है? किसी और ने रिप्लाई किया, लॉजिक तो सही है, लेकिन सिचुएशन की नेचर चेंज हो गई है। शुरू में वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन अगर अब ज्यादा कॉम्पनसेशन मांगने लगा तो ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल बन जाएगा। मेरे फ्री लंच वाले इंसिडेंट ने इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। लाइव शुरू होते ही मेरे स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स आ गए थे, और बॉस मैंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी हर एक बात और हर एक एक्शन मेरे हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव दुनिया देख रही है। बॉस मैंग नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था। मैं कभी भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं करता, वरना जब शो एयर होता तो मेरे हर एक्शन को ब्लॉगर्स और एक्सपर्ट्स बारीक से एनालाइज करते कि मैंने जो किया वो लीगल था या नहीं। लेकिन इस ब्लैक हार्टेड बॉस को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के छोड़ देना भी सही नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और बोला, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि रेस्टोरेंट फ्री टेबलवेयर प्रोवाइड करे और टी और वाटर के एक्स्ट्रा चार्जेस हमेशा के लिए हटा दे, और मेरी कॉम्पेंसेशन की बात करे तो बस लॉ के हिसाब से जो बनता है वही दे दीजिए। बॉस मैंग का चेहरा टेंशन से भर गया। सिर्फ बॉस मैंग ही नहीं, जो नेटिजन्स अभी तक मिलकर मुझे गाली देने वाले थे, उन्हें भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। हेटर्स की वजह से मेरी पॉजिटिव इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वही उल्टा मुझे फ्री में क्लाउट और अच्छी रेपुटेशन दे बैठे। बॉस मैंग ने ऊपर से मेरी सारी डिमांड्स मान ली और फिलहाल मैटर को शांत करने का फैसला किया। रूल्स के हिसाब से उसने मुझे 500 युआन कॉम्पनसेशन दिया और साथ ही वो 10 फ्री मील वाउचर्स भी दे दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे। मेरे जाते ही पास खड़ा वेटर पूछने लगा, बॉस क्या हम सच में वो एक्स्ट्रा फीस बंद कर देंगे? बॉस मैंग कुर्सी पर पीछे टिक गया और उदास चेहरे से मेरी जाती हुई बैक को देखते हुए बोला, ये खुद को समझता क्या है? दुनिया बचाने निकला कोई हीरो दूसरों के लिए आवाज उठाएगा? कितना नाइव है। इसकी बात इग्नोर करो, जैसे पहले फीस लेते थे वैसे ही लेते रहो। लगभग 10 सेकंड बाद मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं वापस बॉस के ऑफिस में गया। दरवाजा खोला और बस अपना सिर अंदर किया। बॉस मैंग उस वक्त चाय पी रहा था। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर मेरा सिर देखा, उसके मुंह की चाय लगभग बाहर आ गई। मैंने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, ओ एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। राइटियस नेटिजन्स आप पर नजर रखेंगे, उम्मीद है आप अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। नैनचिंग एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर ऑफिस में गुआनजी चेयरमैन की चेयर पर बैठा था। उसने कंप्यूटर मॉनिटर सामने बैठी एक औरत की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर फ्यूगैलिटी वॉर की लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जहां मैं फ्री लंच खा रहा था। कुछ देर बाद उसने सामने बैठी वुमन से पूछा, मैंने जो नया शो इन्वेस्ट किया है इंटरेस्टिंग है ना? शेन यिनिंग हाई एंड ब्लैक ड्रेस में बैठी थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत नोबल और एलिगेंट थी। वो आराम से चेयर पर पीछे टिक गई और उसकी ठंडी नजर स्क्रीन पर मेरे ऊपर टिक गई। काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है। गुआनजी मुस्कुराया और अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। शो तो ठीक है, लेकिन ये लड़का कैसा लगा? मुझे तो ये परफेक्टली सूट करता है। इसकी स्टबर्ननेस, लोग क्या सोचते हैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। जो चाहता है वही करता है और कभी लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल मेरा टाइप है। शेन यिनिंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर गुआनजी एक पल के लिए चौंक गया। बस एक ही नजर के बाद उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुआनजी को लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया। वो फिर बोला, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी जब तक उसका ब्रेकअप ना हो जाए। इतना इंटरेस्टिंग बंदा है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना बनता है। इतनी देर से चुप बैठी शेन यिनिंग शायद और नहीं सुन पाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। गुआनजी हैरान हो गया, मतलब मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेगा? बात करते करते वो अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्हें ही इस पर सीक्रेट क्रश तो नहीं, या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इतने में शेन यिनिंग के फोन पर 2 नोटिफिकेशंस आए। उसने गुआनजी को इग्नोर किया, फोन उठाया और स्क्रीन देखी। गुआनजी ने भी झांक कर देख लिया। शेन यिनिंग ने पासवर्ड एंटर किया और नोटिफिकेशंस खोले। पहला मैसेज था, श्वांग ग्रैंड फार्मेसी डियर मेंबर, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान इस हफ्ते अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके सभी डाइटरी सप्लीमेंट्स पर 12% डिस्काउंट पाइए। दूसरा मैसेज था, डियर मेंबर, अगले वेंसडे हमारी स्टोर में हाई सिटी के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हेल्थ लेक्चर देने आ रहे हैं। अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके फ्री हेल्थ कंसल्टेशन पाइए। आखिर में तुम्हें आधा किलो फ्री एग्स भी मिलेंगे। शेन यिनिंग ने हल्की सी भौएं से कोड़ी, मैंने फार्मेसी की मेंबरशिप कब ली? शो को शुरू हुए सिर्फ एक ही सुबह हुई थी और मैं ऑलरेडी 4 ट्रेंडिंग सर्चेस पर छा गया था। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लॉर्ड ऑफ स्टिंजीनेस बोल रहे थे, कह रहे थे मैं सिर्फ फ्री लोडिंग किंग ही नहीं बल्कि 2 एग्स के लिए भी फेलो
फेलो गेस्ट से पैसे मांगने वाला इंसान हूँ और एक बॉस से 10 फ्री मील्स तक निकलवा लिए। इतना शेमलेस कि नॉर्मल लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं फेक नहीं हूँ, जो सही लगता है वही करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स को सबक सिखाता हूँ और एक हैंडसम बंदा हूँ जो बिल्कुल रियल रहता है। ओपिनियंस पूरी तरह डिवाइडेड थे, किसी ने प्रेज किया, किसी ने क्रिटिसाइज, लेकिन इन सब में से कोई भी मेरी पॉपुलैरिटी को रोक नहीं पाया। ऊपर से ऑफिशियल पेजेस ने भी मेरी लाइव स्ट्रीम शेयर और लाइक करनी शुरू कर दी, जिस वजह से एंगेजमेंट और भी तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही F&B इंडस्ट्री के आर्बिट्ररी चार्जेस का इशू भी नेटिजन्स ने उठाना शुरू कर दिया और अथॉरिटीज का भी ध्यान उस तरफ चला गया। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम के 3 मंजिले डॉम में मी अपना लंच फिनिश करके सोफा पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। आज उसने दूसरे गेस्ट से एक पैक इंस्टेंट नूडल्स फ्री में लेकर एक मील का खर्चा बचा लिया था। ये सोचकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगा फू एन शेन के अलावा भी यहाँ कुछ और बेवकूफ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसकी स्मग स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसका चेहरा जम गया। क्या बकवास है, हम यहाँ डॉम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फू यान बीबीक्यू उड़ा रहा है। ऊपर से उसने 500 युआन भी कमा लिए और 10 फ्री मील्स भी मिल गए। सबसे बड़ी बात, मैंने ही उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया था। अगर मना ना किया होता तो मैं भी अभी उसके साथ बीबीक्यू खा रहा होता और उस 500 युआन में मेरा भी हिस्सा बनता। मी रिग्रेट से हारा पड़ गया। पेट में पड़े इंस्टेंट नूडल्स का टेस्ट भी अचानक खराब लगने लगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का बॉस, उसका चेहरा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? वो ये सोच ही रहा था कि होस्ट ज़ियाओलिन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आ गया। मी, किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं, मेरे साथ चलो। मी ने हैरानी से सर उठाया। रूल्स ब्रेक? मैंने कुछ नहीं किया। ज़ियाओलिन बोला, हमारे शो में सब कुछ फेयर होता है, टेंशन मत लो, हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, बस पहले कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। मजबूरी में मी उसके साथ एक रूम में गया। उस रूम में भी कैमरेज लगे थे ताकि ऑडियंस सच जान सके। ज़ियाओलिन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने एक एक्विंटेंस से फ्री मील लिया है। मी को तुरंत समझ आ गया, आज उसने सिर्फ वही नूडल्स फ्री में लिए थे। वो बिना घबराए बोला, रूल्स में एक्विंटेंस लिखा है, लेकिन सरनेम गू वाले लड़के और मेरी कोई पहचान नहीं है। आज से पहले हम कभी मिले नहीं। उसका नाम भी मैंने पहली बार क्रू से सुना है और उसने भी मेरा नाम स्टाफ से ही सुना होगा। हम एक्विंटेंसेस नहीं है, मैक्सिमम हम सिर्फ सेम शो के को गेस्ट्स हैं और शो के रूल्स में ये भी नहीं लिखा कि दूसरे गेस्ट का खाना नहीं खा सकते। हम आज ही पहली बार मिले थे। उसने काइंडनेस में मुझे नूडल्स दिए, अगर मैं मना करता तो उसकी इंसल्ट होती। इतने सारे कैमरेज के सामने ज़ियाओलिन ने मी की एक्सप्लेनेशन सुनी। चीफ डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन आया कि मी ने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए। शो में ऐसा कोई रूल नहीं था जो गेस्ट को एक दूसरे का खाना खाने से रोकता हो और उनके बीच का रिलेशनशिप एक्वेंटेंस नहीं माना जा सकता था। मी को बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया गया, लेकिन डार्क रूम से निकलने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो चेयर पर बैठकर बोला, अगर मेरी रिपोर्ट हुई है तो एक और इंसान की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। ज़ियाओलिन ने पूछा, किसकी रिपोर्ट करना चाहते हो? मी बोला, मैं फू एन शेन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अब वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। हमारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे खर्च करने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरू से ही हमारे बीच 500 युआन का गैप बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। जैसे ही मैं डॉम वापस आया, स्टाफ मुझे सीधा डार्क रूम में ले गया। अंदर जाते ही मैंने ज़ियाओलिन और मी को देखा। ज़ियाओलिन बोला, किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और इंस्टिंक्टिवली मी की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में मुश्किल से 3 सेकंड तक देख पाया, फिर गिल्टी इंसान की तरह तुरंत नजर हटा ली। मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया? ज़ियाओलिन बोला, रिपोर्ट करने वाले का कहना है कि तुम्हें 500 युआन मिले और एक फ्री मील भी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बॉस ने तुम्हें 10 और फ्री मील्स देने का प्रॉमिस किया। सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैंने पूरी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी। वो फ्री मील मुझे रेस्टोरेंट के प्रमोशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से मिला था। वो एक लेजिटिमेट रिवॉर्ड था और 500 युआन के साथ 10 फ्री मील्स मुझे बॉस ने खुद अपनी मर्जी से लीगल कंपनसेशन के तौर पर दिए थे। पहली बात, मेरी और उस बॉस की कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात, मैंने उसके बदले कोई लेबर या सर्विस प्रोवाइड नहीं की। तो फिर इसमें रूल ब्रेक कैसे हुआ? अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फुटेज चेक कर लो। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही वॉलंटरीली शो छोड़ दूंगा। मेरी इतनी कॉन्फिडेंट और क्लियर एटीट्यूड ने मी का पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। बाहर मॉनिटर पर देख रहे ज़ियाओलिन और चीफ डायरेक्टर भी हैरान रह गए। कमाल है फू एन शेन, शो शुरू होते ही रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करके एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी ले आया। इस बंदे को गेम खेलना सच में आता है। ये हमारे शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है। लेकिन कुछ लोग बोले, अगर ये रूल ब्रेक नहीं है तो फिर हम सब भी रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट करके पैसे कमा सकते हैं। ये तो प्रोफेशन बन जाएगा। फिर प्रोफेशनल विसल ब्लोअर्स और इसमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? मी तुरंत बोला, ठीक है, अगर ये वायलेशन नहीं है तो भी उसके 500 युआन कॉन्फिस्केट कर लो और उसे वो 10 फ्री मील्स भी यूज नहीं करने देने चाहिए। और अभी से एक नया रूल ऐड कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो वायलेशन माना जाएगा। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने मी की तरफ देखकर कहा, तो पहले तुम अपने पेट से वो फ्री इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकाल दो जो तुमने आज खाया था। फिर शो इसे कॉन्फिस्केट कर लेगा और मैं भी मान जाऊंगा। इतना कहकर मैंने अपनी चेयर उठाई और उसे थोड़ा दूर खिसका लिया। मेरी आवाज में साफ डिस्कस था। चलो परफॉर्मेंस शुरू करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नेटिजन्स हंसने लगे, ये पागल है क्या? लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई प्रोफेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि फू एन शेन ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया था इसलिए शो बाकी
बाकी कंटेस्टेंट्स को भी ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। अगर कोई और भी किसी रेस्टोरेंट की लीगल कंप्लेंट करके कंपनसेशन कमा सकता था तो वो भी कर सकता था। सीधी बात ये थी कि मी सिर्फ हुएन शेन को दबाना चाहता था। रियल लाइफ में कौन रोज रोज इस तरह पैसे कमाता है? ऐसा करोगे तो हर जगह लोगों से दुश्मनी ही होगी। आखिर में मैटर टेम्परेरीली क्लोज कर दिया गया। अपना प्लान फेल होते देख मी बिल्कुल चुप हो गया। वो चेयर से उठा और डार्क रूम से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आया। ऊपर रूम में जाने से पहले मैंने सोफा पर बैठे मी की तरफ देखा और बोला, इंसान को अपनी एबिलिटी से जीतना चाहिए। पीछे से ऐसी स्कीमिंग ट्रिक्स खेलना, सच में मुझे तुम पर तरस आता है। मेरी बात सुनते ही मी गुस्से से लगभग उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब क्या है? किसे घटिया इंसान बोल रहे हो? किसे इनकॉम्पिटेंट बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं और मैंने किसी के पीछे कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं खेली। मैं बस गेम के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बस हल्का सा स्कॉफ किया और सीधा ऊपर चला गया। मुझे उससे और बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, जबकि मैं अपने रूम में जाकर आराम से नैप लेने चला गया। मेरे और मी के बाहर जाने के बाद जाओलिन और चीफ डायरेक्टर ने मेरा लंच वाला पूरा फुटेज दोबारा देखा। चीफ डायरेक्टर हंस पड़ा। ट्रेंडिंग सर्चेस खरीदने के पैसे भी बच गए और फुएन शेन ने जिस तरह सिचुएशन हैंडल की वो कमाल था। हमारे शो की रेपुटेशन और लेवल एकदम ऊपर चला गया। वो खुशी से चमक रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। लेकिन जाओलिन ने पूछा, लेकिन क्या? चीफ डायरेक्टर बोला, प्रॉब्लम ये है कि फुएन शेन बाकी कंटेस्टेंट से बहुत आगे निकल गया है। अगर कोई प्लेयर इतना स्ट्रांग हो जाए और हम उसे थोड़ा कंट्रोल ना करें तो शो का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। फिर देखने लायक क्या बचेगा? जाओलिन ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर से रूल्स अपडेट करवा देते हैं। इतना कहकर चीफ डायरेक्टर ने स्टूडियो की तरफ देखते हुए एक काफी डेंजरस स्माइल दी। दूसरी तरफ मी अभी भी मेरे ऊपर गुस्से से भरा हुआ था। वो अपना सीना दबाकर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अचानक एक इंपॉर्टेंट बात याद आई। वो सीधा 3rd फ्लोर पर गया और जी मिंगुआन के रूम का डोर नॉक किया। जी मिंगुआन ने डोर खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? मी बोला, शो ने हमें डेली नेसेसिटीज लेने नहीं दी और खुद भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लगता है जानबूझकर हमें स्ट्रगल करवाना चाहते हैं, लेकिन बिना इन चीजों के कैसे चलेगा? चलो साथ में एसेंशियल्स खरीदने चलते हैं। ठीक है। मी ने इधर उधर देखा और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मैं फेस वॉश खरीदता हूँ, तुम टूथपेस्ट ले लेना। फिर हम दोनों शेयर कर लेंगे। आराम से 1 महीना चल जाएगा और दोनों के पैसे बचेंगे। जी मिंगुआन को आइडिया पसंद आया। अच्छा है, चलो एनलान को भी बुला लेते हैं, साथ चलते हैं। दोनों 2nd फ्लोर पर गए और एनलान के रूम का डोर नॉक किया। शायद वो सो रही थी, इसलिए डोर खोलने में काफी टाइम लग गया। डोर खुला तो उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था और हल्की सी इरिटेशन भी दिख रही थी, जैसे गलत साइड से उठ गई हो। क्या है? जी मिंगुआन बोला, हम डेली नेसेसिटीज खरीदने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? एनलान ने दोनों को एक बार देखा और सीधा मना कर दिया, नहीं तुम लोग जाओ। इतना कहकर उसने डोर बंद कर दिया। मी ने कुछ सोचा और बोला, अगर वो नहीं आ रही तो फुएन शेन को बुला लेते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी वैरायटी की चीजें खरीद सकेंगे। हर कोई एक आइटम लेगा और सब शेयर कर लेंगे, इससे काफी पैसे बचेंगे। जी मिंगुआन फिर से 3rd फ्लोर पर आया और मेरे रूम का डोर नॉक किया। उस वक्त मैं भी बाहर निकलने ही वाला था। मैंने डोर खोला, पहले जी मिंगुआन को देखा, फिर उसके पीछे खड़े मी को और फिर दोबारा जी मिंगुआन की तरफ देखा। मैंने हल्का सा लिप्स प्रेस किया। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मी फिर से कोई शेमलेस प्लान बना रहा है। जी मिंगुआन मुस्कुराया, यानशन चलो हमारे साथ डेली नेसेसिटीज खरीदने चलते हैं। हम सब एक एक चीज खरीदेंगे और बाद में शेयर कर लेंगे, इससे बहुत पैसे बचेंगे। ये शेयरिंग वाला आइडिया वैसे काफी रीजनेबल था, लेकिन मैंने सोचा अगर कंपटीशन के दौरान किसी दिन हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? आखिर में सबको अपनी अपनी चीजें अलग से खरीदनी ही पड़ेंगी। इसलिए मैंने सीधा मना कर दिया, सब अपनी अपनी चीजें खुद ही खरीद लो। मी तुरंत तंज मारते हुए बोला, क्या हुआ? अब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इसलिए डर लग रहा है कि कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, बाकी लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हारे केस में ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इतना कहकर मैंने जी मिंगुआन की तरफ देखा, जैसे उसे चुपचाप वार्निंग दे रहा था। वो समझाया नहीं, वो उसकी मर्जी थी। मैं जितनी गुडविल दिखा सकता था दिखा चुका था, बाकी डिसीजन उसका था। मी ने गुस्से में दांत भींच लिए। जी मिंगुआन फिर से मुझे समझाने ही वाला था कि मी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया, अगर इसे नहीं आना तो मत आए, चलो उस दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं जो अभी तक सो रहा है। दोनों 2nd फ्लोर पर कॉरिडोर के बिल्कुल एंड वाले रूम के पास गए और डोर नॉक किया। काफी देर बाद अंदर से एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई दी। अंदर कौन है? अंदर से सिर्फ आवाज आई, लेकिन डोर नहीं खुला। मी ने भवें सिकोड़ी और बोला, मैं मी हूँ, पूछने आया था कि डेली नेसेसिटीज खरीदने चलोगी? कुछ सेकंड बाद अंदर से सिर्फ एक वर्ड आया, नहीं। फिर से रिजेक्शन। मी और जी मिंगुआन कुछ देर के लिए चुप हो गए। मी धीरे से बोला, इसकी आवाज सुन के लग रहा है जैसे ये अंदर मर ही गई हो, बिल्कुल डेथ बेड वाली वॉइस है। जी मिंगुआन भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे याद आ गया कि उसका गोल आर्टिस्ट बनना है। अगर बाद में एंटी फैंस ने उसकी पुरानी बातें निकाल दी तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेटर समझा। इत्तेफाक से जिस सुपरमार्केट में मी और जी मिंगुआन गए थे वही सुपरमार्केट मैं भी आया था। मी ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, जैसे मैंने उसके पैसे खा लिए हों। लेकिन जी मिंगुआन अलग था, वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। उसे लगा ये परफेक्ट चांस है मुझे फिर से कन्विंस करने का। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो डेली नेसेसिटी सेक्शन में साथ चलते हैं। मैंने सीधा मना कर दिया, नहीं थैंक्स, मैं पहले आफ्टरनून टी लेने जा रहा हूँ। मी का चेहरा जलन से टेढ़ा हो गया। पैसे होने का फायदा ही अलग होता है। चलो उसकी हाइनेस की आफ्टरनून टी में डिस्टर्बेंस मत डालो। उससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 2x के भी पैसे लेने वाला ये चीपस्केट किसी को आफ्टरनून टी खिलाएगा। मी और जी मिंगुआन डेली नेसेसिटी सेक्शन की तरफ चले गए। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स जो अभी तक मुझे इडियट बोल रहे थे, मेरी अगली हरकत देखकर उनका दिमाग ही हैंग हो गया। उन्होंने देखा कि
मैं सीधा पेस्ट्री काउंटर की तरफ गया। काउंटर के बीच में एक व्हाइट पोर्सिलेन सैंपल ट्रे रखी थी। मैंने एक टूथपिक उठाया और केक के कुछ सैंपल पीसेस खा लिए। उसके बाद मैं फ्रूट सैंपल सेक्शन में गया और उसके बाद कुक्ड फूड सैंपल सेक्शन को भी नहीं छोड़ा। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आफ्टरनून टी इस तरह भी की जा सकती है। फुयानशन ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। फुयानशन वही पुराना चीप स्केट है जिसे फ्री चीजें बहुत पसंद है। लो EQ, मूचिंग, हाई EQ, आफ्टरनून टी एंजॉय करना। नोट्स ले रहा हूँ। सोच रहा हूँ मी और जी मिंगवान भी थोड़ी देर बाद आफ्टरनून टी के लिए यहीं आ जाएंगे। उधर डेली नेसेसिटी सेक्शन में मी का सो कॉल्ड फेस वॉश असल में सिर्फ 2 युआन का एक सोप था, सुपरमार्केट का सबसे सस्ता सोप। जी मिंगवान एक पल के लिए शॉक हो गया। मैं तो फेस वॉश से ही फेस वॉश करता हूँ, मी ने सोप ट्रॉली में डालते हुए सीरियस टोन में समझाया। फेस वॉश की क्या जरूरत है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखो। ये सोप सिर्फ फेस वॉश के लिए नहीं, इससे नहा भी सकते हो। बॉडी वॉश के पैसे भी बच जाएंगे, बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर हम अभी फेस वॉश खरीदेंगे तो नेटिजन्स हमें इडियट बोलेंगे। आखिर हम फ्रुगैलिटी शो में हैं, हमारा मोटो पैसे बचाना है, ब्यूटी पैजेंट जीतना नहीं। जी मिंगवान मजबूरी में मान गया, लेकिन जब टूथपेस्ट लेने की बारी आई, मी ने बहुत देर तक चूज किया और आखिर में 30 युआन से भी महंगा टूथपेस्ट उठा लिया। जी मिंगवान को वो काफी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मी बोला टूथपेस्ट अच्छा होना चाहिए वरना दांत पीले हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम देखते हुए जी मिंगवान फिर उसकी बात मान गया। मी हंसकर बोला, देखो मेरा सोप तो फेस वॉश और बॉडी वॉश दोनों का काम करेगा। एक प्रोडक्ट से 2 काम मतलब एक्स्ट्रा सेविंग्स। तो तुम्हें भी कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए ना, तभी हमारा एक्सचेंज फेयर होगा। जी मिंगवान जितना इस बात के बारे में सोचता गया उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इतना पोलाइट था कि वहां खड़े होकर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया। अगर तुम्हें लगता है ये अनफेयर है तो मैं 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा, फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए? नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयानशन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयानशन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले लगा था ये राइटियस और हीरोइक टाइप का बंदा है। दूसरे लोग बोले सबसे पहले स्कैम तो फुयानशन के साथ हुआ था, वो बस उसी बॉस को उसकी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, आई फॉर एन आई। उसने जितना नुकसान किया था उतना ही वापस निकाल रहा है, इसमें गलत क्या है? किसी और ने रिप्लाई किया, लॉजिक तो सही है, लेकिन सिचुएशन की नेचर चेंज हो गई है। शुरू में वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन अगर अब ज्यादा कॉम्पनसेशन मांगने लगा तो ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल बन जाएगा। मेरे फ्री लंच वाले इंसिडेंट ने इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। लाइव शुरू होते ही मेरे स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स आ गए थे और बॉस मैन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी हर एक बात और हर एक एक्शन मेरे हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव दुनिया देख रही है। बॉस मैन नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था। मैं कभी भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव कॉम्पेंसेशन डिमांड नहीं करता, वरना जब शो एयर होता तो मेरे हर एक्शन को ब्लॉगर्स और एक्सपर्ट्स बारीक से एनालाइज करते कि मैंने जो किया वो लीगल था या नहीं। लेकिन इस ब्लैक हार्टेड बॉस को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के छोड़ देना भी सही नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और बोला, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि रेस्टोरेंट फ्री टेबलवेयर प्रोवाइड करे और टी और वाटर के एक्स्ट्रा चार्जेस हमेशा के लिए हटा दे, और मेरी कॉम्पेंसेशन की बात करे तो बस लॉ के हिसाब से जो बनता है वही दे दीजिए। बॉस मैंग का चेहरा टेंशन से भर गया। सिर्फ बॉस मैंग ही नहीं, जो नेटिजन्स अभी तक मिलकर मुझे गाली देने वाले थे उन्हें भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। हेटर्स की वजह से मेरी पॉजिटिव इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही उल्टा मुझे फ्री में क्लाउट और अच्छी रेपुटेशन दे बैठे। बॉस मैंग ने ऊपर से मेरी सारी डिमांड्स मान ली और फिलहाल मैटर को शांत करने का फैसला किया। रूल्स के हिसाब से उसने मुझे 500 युआन कॉम्पेंसेशन दिया और साथ ही वो 10 फ्री मील वाउचर्स भी दे दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे। मेरे जाते ही पास खड़ा वेटर पूछने लगा, बॉस क्या हम सच में वो एक्स्ट्रा फीस बंद कर देंगे? बॉस मैंग कुर्सी पर पीछे टिक गया और उदास चेहरे से मेरी जाती हुई बैक को देखते हुए बोला, ये खुद को समझता क्या है, दुनिया बचाने निकला कोई हीरो दूसरों के लिए आवाज उठाएगा? कितना नाइव है। इसकी बात इग्नोर करो, जैसे पहले फीस लेते थे वैसे ही लेते रहो। लगभग 10 सेकंड बाद मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं वापस बॉस के ऑफिस में गया। दरवाजा खोला और बस अपना सिर अंदर किया। बॉस मैंग उस वक्त चाय पी रहा था। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर मेरा सिर देखा उसके मुंह की चाय लगभग बाहर आ गई। मैंने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, ओ एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। राइटियस नेटिजन्स आप पर नजर रखेंगे, उम्मीद है आप अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। नैनचिंग एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर ऑफिस में गुआनजी चेयरमैन की चेयर पर बैठा था। उसने कंप्यूटर मॉनिटर सामने बैठी एक औरत की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर फ्रूगैलिटी वॉर की लाइव स्ट्रीम चल रही थी जहां मैं फ्री लंच खा रहा था। कुछ देर बाद उसने सामने बैठी वुमन से पूछा, मैंने जो नया शो इन्वेस्ट किया है इंटरेस्टिंग है ना? शेन यिनिंग हाई एंड ब्लैक ड्रेस में बैठी थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत नोबल और एलिगेंट थी। वो आराम से चेयर पर पीछे टिक गई और उसकी ठंडी नजर स्क्रीन पर मेरे ऊपर टिक गई। काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है। गुआनजी मुस्कुराया और अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। शो तो ठीक है, लेकिन ये लड़का कैसा लगा? मुझे तो ये परफेक्टली सूट करता है। इसकी स्टबर्ननेस, लोग क्या सोचते हैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। जो चाहता है वही करता है और कभी लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल मेरा टाइप है। शेन यिनिंग
यिनिंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर गुआन जी एक पल के लिए चौंक गया। बस एक ही नजर के बाद उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुआन जी को लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया। वो फिर बोला, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी जब तक उसका ब्रेकअप ना हो जाए। इतना इंटरेस्टिंग बंदा है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना बनता है। इतनी देर से चुप बैठी शेन यिनिंग शायद और नहीं सुन पाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। गुआन जी हैरान हो गया, मतलब मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेगा? बात करते करते वो अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्हें ही इस पर सीक्रेट क्रश तो नहीं, या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इतने में शेन यिनिंग के फोन पर 2 नोटिफिकेशंस आए। उसने गुआन जी को इग्नोर किया, फोन उठाया और स्क्रीन देखी। गुआन जी ने भी झांक कर देख लिया। शेन यिनिंग ने पासवर्ड एंटर किया और नोटिफिकेशंस खोले। पहला मैसेज था, शुआंग ग्रैंड फार्मेसी, डियर मेंबर, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान इस हफ्ते अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके सभी डाइटरी सप्लीमेंट्स पर 12% डिस्काउंट पाइए। दूसरा मैसेज था, डियर मेंबर, अगले वेंसडे हमारी स्टोर में हाई सिटी के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हेल्थ लेक्चर देने आ रहे हैं। अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके फ्री हेल्थ कंसल्टेशन पाइए। आखिर में तुम्हें आधा किलो फ्री एग्स भी मिलेंगे। शेन यानिंग ने हल्की सी भौएं से कोड़ी। मैंने फार्मेसी की मेंबरशिप कब ली? शो को शुरू हुए सिर्फ एक ही सुबह हुई थी और मैं ऑलरेडी 4 ट्रेंडिंग सर्चेस पर छा गया था। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लॉर्ड ऑफ स्टिंजीनेस बोल रहे थे, कह रहे थे मैं सिर्फ फ्री लोडिंग किंग ही नहीं बल्कि 2 एग्स के लिए भी फेलो गेस्ट से पैसे मांगने वाला इंसान हूँ और एक बॉस से 10 फ्री मील्स तक निकलवा लिए। इतना शेमलेस कि नॉर्मल लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं फेक नहीं हूँ, जो सही लगता है वही करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स को सबक सिखाता हूँ और एक हैंडसम बंदा हूँ जो बिल्कुल रियल रहता है। ओपिनियंस पूरी तरह डिवाइडेड थे, किसी ने प्रेज किया, किसी ने क्रिटिसाइज, लेकिन इन सब में से कोई भी मेरी पॉपुलैरिटी को रोक नहीं पाया। ऊपर से ऑफिशियल पेजेस ने भी मेरी लाइव स्ट्रीम शेयर और लाइक करनी शुरू कर दी, जिस वजह से एंगेजमेंट और भी तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही F&B इंडस्ट्री के आर्बिट्ररी चार्जेस का इशू भी नेटिजन्स ने उठाना शुरू कर दिया और अथॉरिटीज का भी ध्यान उस तरफ चला गया। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम के 3 मंजिले डॉम में मी अपना लंच फिनिश करके सोफा पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। आज उसने दूसरे गेस्ट से एक पैक इंस्टेंट नूडल्स फ्री में लेकर एक मील का खर्चा बचा लिया था। ये सोचकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगा फू एंड शेन के अलावा भी यहाँ कुछ और बेवकूफ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसकी स्मग स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसका चेहरा जम गया। क्या बकवास है, हम यहाँ डॉम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फू यान बीबीक्यू उड़ा रहा है। ऊपर से उसने 500 युआन भी कमा लिए और 10 फ्री मील्स भी मिल गए। सबसे बड़ी बात, मैंने ही उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया था। अगर मना ना किया होता तो मैं भी अभी उसके साथ बीबीक्यू खा रहा होता और उस 500 युआन में मेरा भी हिस्सा बनता। मी रिग्रेट से हारा पड़ गया। पेट में पड़े इंस्टेंट नूडल्स का टेस्ट भी अचानक खराब लगने लगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का बॉस, उसका चेहरा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? वो ये सोच ही रहा था कि होस्ट ज़्याओलिन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आ गया। मी, किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं, मेरे साथ चलो। मी ने हैरानी से सर उठाया। रूल्स ब्रेक? मैंने कुछ नहीं किया। ज़ियाओलिन बोला, हमारे शो में सब कुछ फेयर होता है, टेंशन मत लो, हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, बस पहले कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। मजबूरी में मी उसके साथ एक रूम में गया। उस रूम में भी कैमरेज लगे थे ताकि ऑडियंस सच जान सके। ज़ियाओलिन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने एक एक्विंटेंस से फ्री मील लिया है। मी को तुरंत समझ आ गया, आज उसने सिर्फ वही नूडल्स फ्री में लिए थे। वो बिना घबराए बोला, रूल्स में एक्विंटेंस लिखा है, लेकिन सरनेम गू वाले लड़के और मेरी कोई पहचान नहीं है। आज से पहले हम कभी मिले नहीं। उसका नाम भी मैंने पहली बार क्रू से सुना है और उसने भी मेरा नाम स्टाफ से ही सुना होगा। हम एक्विंटेंसेस नहीं है, मैक्सिमम हम सिर्फ सेम शो के को गेस्ट्स हैं और शो के रूल्स में ये भी नहीं लिखा कि दूसरे गेस्ट का खाना नहीं खा सकते। हम आज ही पहली बार मिले थे। उसने काइंडनेस में मुझे नूडल्स दिए, अगर मैं मना करता तो उसकी इंसल्ट होती। इतने सारे कैमरेज के सामने ज़ियाओलिन ने मी की एक्सप्लेनेशन सुनी। चीफ डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन आया कि मी ने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए। शो में ऐसा कोई रूल नहीं था जो गेस्ट्स को एक दूसरे का खाना खाने से रोकता हो और उनके बीच का रिलेशनशिप एक्वेंटेंस नहीं माना जा सकता था। मी को बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया गया, लेकिन डार्क रूम से निकलने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो चेयर पर बैठकर बोला, अगर मेरी रिपोर्ट हुई है तो एक और इंसान की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। ज़ियाओलिन ने पूछा, किसकी रिपोर्ट करना चाहते हो? मी बोला, मैं फू येन शेन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अब वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। हमारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे खर्च करने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरू से ही हमारे बीच 500 युआन का गैप बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। जैसे ही मैं डॉम वापस आया, स्टाफ मुझे सीधा डार्क रूम में ले गया। अंदर जाते ही मैंने जाओलिन और मी को देखा। जाओलिन बोला, किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और इंस्टिंक्टिवली मी की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में मुश्किल से 3 सेकंड तक देख पाया, फिर गिल्टी इंसान की तरह तुरंत नजर हटा ली। मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया? जाओलिन बोला, रिपोर्ट करने वाले का कहना है कि तुम्हें 500 युआन मिले और एक फ्री मील भी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बॉस ने तुम्हें 10 और फ्री मील्स देने का प्रॉमिस किया। सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैंने पूरी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी। वो फ्री मील मुझे रेस्टोरेंट के प्रमोशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से मिला था।
था। वो एक लेजिटिमेट रिवॉर्ड था और 500 युआन के साथ 10 फ्री मील्स मुझे बॉस ने खुद अपनी मर्जी से लीगल कंपनसेशन के तौर पर दिए थे। पहली बात, मेरी और उस बॉस की कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात, मैंने उसके बदले कोई लेबर या सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो फिर इसमें रूल ब्रेक कैसे हुआ? अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फुटेज चेक कर लो। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही वॉलंटरीली शो छोड़ दूंगा। मेरी इतनी कॉन्फिडेंट और क्लियर एटीट्यूड ने मी का पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। बाहर मॉनिटर पर देख रहे जाओलिन और चीफ डायरेक्टर भी हैरान रह गए। कमाल है फुयनशिन, शो शुरू होते ही रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करके एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी ले आया। इस बंदे को गेम खेलना सच में आता है, ये हमारे शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है। लेकिन कुछ लोग बोले अगर ये रूल ब्रेक नहीं है तो फिर हम सब भी रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट करके पैसे कमा सकते हैं, ये तो प्रोफेशन बन जाएगा। फिर प्रोफेशनल विसल ब्लोअर्स और इसमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? मी तुरंत बोला ठीक है, अगर ये वायलेशन नहीं है तो भी उसके 500 युआन कॉन्फिस्केट कर लो और उसे वो 10 फ्री मील्स भी यूज नहीं करने देने चाहिए। और अभी से एक नया रूल ऐड कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो वायलेशन माना जाएगा। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने मी की तरफ देखकर कहा, तो पहले तुम अपने पेट से वो फ्री इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकाल दो जो तुमने आज खाया था। 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा। फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए? नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयानशिन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयानशिन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा। फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए? नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयानशिन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयानशिन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले लगा था ये राइटियस और हीरोइक टाइप का बंदा है। दूसरे लोग बोले सबसे पहले स्कैम तो फुयानशिन के साथ हुआ था, वो बस उसी बॉस को उसकी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, आई फॉर एन आई। उसने जितना नुकसान किया था उतना ही वापस निकाल रहा है, इसमें गलत क्या है? किसी और ने रिप्लाई किया, लॉजिक तो सही है, लेकिन सिचुएशन की नेचर चेंज हो गई है। शुरू में वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन अगर अब ज्यादा कॉम्पेंसेशन मांगने लगा तो ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल बन जाएगा। मेरे फ्री लंच वाले इंसिडेंट ने इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। लाइव शुरू होते ही मेरे स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स आ गए थे और बॉस मैंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी हर एक बात और हर एक एक्शन मेरे हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव दुनिया देख रही है। बॉस मैंग नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था। मैं कभी भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव कॉम्पेंसेशन डिमांड नहीं करता, वरना जब शो एयर होता तो मेरे हर एक्शन को ब्लॉगर्स और एक्सपर्ट्स बारीक से एनालाइज करते कि मैंने जो किया वो लीगल था या नहीं। लेकिन इस ब्लैक हार्टेड बॉस को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के छोड़ देना भी सही नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और बोला, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि रेस्टोरेंट फ्री टेबलवेयर प्रोवाइड करे और टी और वाटर के एक्स्ट्रा चार्जेस हमेशा के लिए हटा दे, और मेरी कॉम्पेंसेशन की बात करे तो बस लॉ के हिसाब से जो बनता है वही दे दीजिए। बॉस मैंग का चेहरा टेंशन से भर गया। सिर्फ बॉस मैंग ही नहीं, जो नेटिजन्स अभी तक मिलकर मुझे गाली देने वाले थे उन्हें भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। हेटर्स की वजह से मेरी पॉजिटिव इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही उल्टा मुझे फ्री में क्लाउट और अच्छी रेपुटेशन दे बैठे। बॉस मैंग ने ऊपर से मेरी सारी डिमांड्स मान ली और फिलहाल मैटर को शांत करने का फैसला किया। रूल्स के हिसाब से उसने मुझे 500 युआन कॉम्पेंसेशन दिया और साथ ही वो 10 फ्री मील वाउचर्स भी दे दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे। मेरे जाते ही पास खड़ा वेटर पूछने लगा, बॉस क्या हम सच में वो एक्स्ट्रा फीस बंद कर देंगे? बॉस मैंग कुर्सी पर पीछे टिक गया और उदास चेहरे से मेरी जाती हुई बैक को देखते हुए बोला, ये खुद को समझता क्या है? दुनिया बचाने निकला कोई हीरो दूसरों के लिए आवाज उठाएगा? कितना नाइव है। इसकी बात इग्नोर करो, जैसे पहले फीस लेते थे वैसे ही लेते रहो। लगभग 10 सेकंड बाद मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं वापस बॉस के ऑफिस में गया। दरवाजा खोला और बस अपना सिर अंदर किया। बॉस मैंग उस वक्त चाय पी रहा था। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर मेरा सिर देखा उसके मुंह की चाय लगभग बाहर आ गई। मैंने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, ओ एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। राइट, यस नेटिजन्स आप पर नजर रखेंगे, उम्मीद है आप अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। नैनचिंग एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर ऑफिस में गुआनजी चेयरमैन की चेयर पर बैठा था। उसने कंप्यूटर मॉनिटर सामने बैठी एक औरत की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर फ्रूगैलिटी वॉर की लाइव स्ट्रीम चल रही थी जहां मैं फ्री लंच खा रहा था। कुछ देर बाद उसने सामने बैठी वुमन से पूछा, मैंने जो नया शो इन्वेस्ट किया है इंटरेस्टिंग है ना? शेन यिनिंग हाई एंड ब्लैक ड्रेस में बैठी थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत नोबल और एलिगेंट थी। वो आराम से चेयर पर पीछे टिक गई और उसकी ठंडी नजर स्क्रीन पर मेरे ऊपर टिक गई। काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है। गुआनजी मुस्कुराया और अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। शो तो ठीक है, लेकिन ये लड़का कैसा लगा? मुझे तो ये परफेक्टली सूट करता है। इसके
की स्टबर्नेस, लोग क्या सोचते हैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, जो चाहता है वही करता है और कभी लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल मेरा टाइप है। शेन येनिंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर गुआनजी एक पल के लिए चौंक गया। बस एक ही नजर के बाद उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुआनजी को लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया। वो फिर बोला, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी जब तक उसका ब्रेकअप ना हो जाए। इतना इंटरेस्टिंग बंदा है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना बनता है। इतनी देर से चुप बैठी शेन येनिंग शायद और नहीं सुन पाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। गुआनजी हैरान हो गया, मतलब मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेगा? बात करते करते वो अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्हें ही इस पर सीक्रेट क्रश तो नहीं, या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इतने में शेन येनिंग के फोन पर 2 नोटिफिकेशंस आए। उसने गुआनजी को इग्नोर किया, फोन उठाया और स्क्रीन देखी। गुआनजी ने भी झांक कर देख लिया। शेन येनिंग ने पासवर्ड एंटर किया और नोटिफिकेशंस खोले। पहला मैसेज था, श्वांग ग्रैंड फार्मेसी, डियर मेंबर, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान इस हफ्ते अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके सभी डाइटरी सप्लीमेंट्स पर 12% डिस्काउंट पाइए। दूसरा मैसेज था, डियर मेंबर, अगले वेंसडे हमारी स्टोर में हाई सिटी के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हेल्थ लेक्चर देने आ रहे हैं। अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके फ्री हेल्थ कंसल्टेशन पाइए। आखिर में तुम्हें आधा किलो फ्री एग्स भी मिलेंगे। शेन यानिंग ने हल्की सी भौएं सिकोड़ी। मैंने फार्मेसी की मेंबरशिप कब ली? शो को शुरू हुए सिर्फ एक ही सुबह हुई थी और मैं ऑलरेडी 4 ट्रेंडिंग सर्चेस पर छा गया था। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लॉर्ड ऑफ स्टिंजीनेस बोल रहे थे, कह रहे थे मैं सिर्फ फ्री लोडिंग किंग ही नहीं बल्कि 2 एग्स के लिए भी फेलो गेस्ट से पैसे मांगने वाला इंसान हूँ और एक बॉस से 10 फ्री मील्स तक निकलवा लिए। इतना शेमलेस कि नॉर्मल लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं फेक नहीं हूँ, जो सही लगता है वही करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स को सबक सिखाता हूँ और एक हैंडसम बंदा हूँ जो बिल्कुल रियल रहता है। ओपिनियंस पूरी तरह डिवाइडेड थे, किसी ने प्रेज किया, किसी ने क्रिटिसाइज, लेकिन इन सब में से कोई भी मेरी पॉपुलैरिटी को रोक नहीं पाया। ऊपर से ऑफिशियल पेजेस ने भी मेरी लाइव स्ट्रीम शेयर और लाइक करनी शुरू कर दी, जिस वजह से एंगेजमेंट और भी तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही एफएनबी इंडस्ट्री के आर्बिट्ररी चार्जेस का इशू भी नेटिजन्स ने उठाना शुरू कर दिया और अथॉरिटीज का भी ध्यान उस तरफ चला गया। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम के 3 मंजिले डॉम में मी अपना लंच फिनिश करके सोफा पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। आज उसने दूसरे गेस्ट से एक पैक इंस्टेंट नूडल्स फ्री में लेकर एक मील का खर्चा बचा लिया था। ये सोचकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगा फू एन शेन के अलावा भी यहाँ कुछ और बेवकूफ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसकी स्मग स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसका चेहरा जम गया। क्या बकवास है, हम यहाँ डॉम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फू यान बीबीक्यू उड़ा रहा है। ऊपर से उसने 500 युआन भी कमा लिए और 10 फ्री मील्स भी मिल गए। सबसे बड़ी बात, मैंने ही उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया था। अगर मना ना किया होता तो मैं भी अभी उसके साथ बीबीक्यू खा रहा होता और उस 500 युआन में मेरा भी हिस्सा बनता। मी रिग्रेट से हारा पड़ गया। पेट में पड़े इंस्टेंट नूडल्स का टेस्ट भी अचानक खराब लगने लगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का बॉस, उसका चेहरा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? वो ये सोच ही रहा था कि होस्ट ज़्याओलिन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आ गया। मी, किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं, मेरे साथ चलो। मी ने हैरानी से सर उठाया। रूल्स ब्रेक? मैंने कुछ नहीं किया। ज़्याओलिन बोला, हमारे शो में सब कुछ फेयर होता है, टेंशन मत लो, हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, बस पहले कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। मजबूरी में मी उसके साथ एक रूम में गया। उस रूम में भी कैमरेज लगे थे ताकि ऑडियंस सच जान सके। ज़्याओलिन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने एक एक्विंटेंस से फ्री मील लिया है। मी को तुरंत समझ आ गया, आज उसने सिर्फ वही नूडल्स फ्री में लिए थे। वो बिना घबराए बोला, रूल्स में एक्विंटेंस लिखा है, लेकिन सरनेम गू वाले लड़के और मेरी कोई पहचान नहीं है। आज से पहले हम कभी मिले नहीं। उसका नाम भी मैंने पहली बार क्रू से सुना है और उसने भी मेरा नाम स्टाफ से ही सुना होगा। हम एक्विंटेंसेस नहीं है, मैक्सिमम हम सिर्फ सेम शो के को गेस्ट्स हैं और शो के रूल्स में ये भी नहीं लिखा कि दूसरे गेस्ट का खाना नहीं खा सकते। हम आज ही पहली बार मिले थे। उसने काइंडनेस में मुझे नूडल्स दिए, अगर मैं मना करता तो उसकी इंसल्ट होती। इतने सारे कैमरेज के सामने ज़्याओलिन ने मी की एक्सप्लेनेशन सुनी। चीफ डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन आया कि मी ने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए। शो में ऐसा कोई रूल नहीं था जो गेस्ट्स को एक दूसरे का खाना खाने से रोकता हो और उनके बीच का रिलेशनशिप एक्वेंटेंस नहीं माना जा सकता था। मी को बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया गया, लेकिन डार्क रूम से निकलने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो चेयर पर बैठकर बोला, अगर मेरी रिपोर्ट हुई है तो एक और इंसान की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। ज़्याओलिन ने पूछा, किसकी रिपोर्ट करना चाहते हो? मी बोला, मैं फू येन शेन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अब वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। हमारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे खर्च करने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरू से ही हमारे बीच 500 युआन का गैप बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। जैसे ही मैं डॉम वापस आया, स्टाफ मुझे सीधा डार्क रूम में ले गया। अंदर जाते ही मैंने जाओलिन और मी को देखा। जाओलिन बोला, किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और इंस्टिंक्टिवली मी की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में मुश्किल से 3 सेकंड तक देख पाया, फिर गिल्टी इंसान की तरह तुरंत नजर हटा ली। मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया? जाओलिन बोला, रिपोर्ट करने वाले का कहना है कि तुम्हें 500 युआन मिले और एक फ्री मील भी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बॉस ने तुम्हें 10 और फ्री मील्स देने का प्रॉमिस
किया? सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैंने पूरी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी। वो फ्री मील मुझे रेस्टोरेंट के प्रमोशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से मिला था। वो एक लेजिटिमेट रिवॉर्ड था और 500 युआन के साथ 10 फ्री मील्स मुझे बॉस ने खुद अपनी मर्जी से लीगल कंपनसेशन के तौर पर दिए थे। पहली बात, मेरी और उस बॉस की कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात, मैंने उसके बदले कोई लेबर या सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो फिर इसमें रूल ब्रेक कैसे हुआ? अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फुटेज चेक कर लो। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही वॉलंटरीली शो छोड़ दूंगा। मेरी इतनी कॉन्फिडेंट और क्लियर एटीट्यूड ने मी का पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। बाहर मॉनिटर पर देख रहे जाओलिन और चीफ डायरेक्टर भी हैरान रह गए। कमाल है फुयनशिन, शो शुरू होते ही रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करके एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी ले आया। इस बंदे को गेम खेलना सच में आता है, ये हमारे शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है। लेकिन कुछ लोग बोले अगर ये रूल ब्रेक नहीं है तो फिर हम सब भी रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट करके पैसे कमा सकते हैं, ये तो प्रोफेशन बन जाएगा। फिर प्रोफेशनल विसल ब्लोअर्स और इसमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? मी तुरंत बोला ठीक है, अगर ये वायलेशन नहीं है तो भी उसके 500 युआन कॉन्फिस्केट कर लो और उसे वो 10 फ्री मील्स भी यूज नहीं करने देने चाहिए। और अभी से एक नया रूल ऐड कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो वायलेशन माना जाएगा। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने मी की तरफ देखकर कहा, तो पहले तुम अपने पेट से वो फ्री इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकाल दो जो तुमने आज खाया था, फिर शो इसे कॉन्फिस्केट कर लेगा और मैं भी मान जाऊंगा। इतना कहकर मैंने अपनी चेयर उठाई और उसे थोड़ा दूर खिसका लिया। मेरी आवाज में साफ डिस्गस्ट था। चलो परफॉर्मेंस शुरू करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नेटिजन्स हंसने लगे, ये पागल है क्या? लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई प्रोफेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि फुयनशन ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया था इसलिए शो बाकी कंटेस्टेंट्स को भी ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। अगर कोई और भी किसी रेस्टोरेंट की लीगल कंप्लेंट करके कंपनसेशन कमा सकता था तो वो भी कर सकता था। सीधी बात ये थी कि मी सिर्फ फुयनशन को दबाना चाहता था। रियल लाइफ में कौन रोज रोज इस तरह पैसे कमाता है? ऐसा करोगे तो हर जगह लोगों से दुश्मनी ही होगी। आखिर में मैटर टेम्पररीली क्लोज कर दिया गया। अपना प्लान फेल होते देख मी बिल्कुल चुप हो गया। वो चेयर से उठा और डार्क रूम से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आया। ऊपर रूम में जाने से पहले मैंने सोफा पर बैठे मी की तरफ देखा और बोला, इंसान को अपनी एबिलिटी से जीतना चाहिए, पीछे से ऐसी स्कीमिंग ट्रिक्स खेलना, सच में मुझे तुम पर तरस आता है। मेरी बात सुनते ही मी गुस्से से लगभग उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब क्या है? किसे घटिया इंसान बोल रहे हो, किसे इनकॉम्पिटेंट बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं और मैंने किसी के पीछे कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं खेली। मैं बस गेम के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बस हल्का सा स्कॉफ किया और सीधा ऊपर चला गया। मुझे उससे और बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, जबकि मैं अपने रूम में जाकर आराम से नैप लेने चला गया। मेरे और मी के बाहर जाने के बाद जाओलिन और चीफ डायरेक्टर ने मेरा लंच वाला पूरा फुटेज दोबारा देखा। चीफ डायरेक्टर हंस पड़ा। ट्रेंडिंग सर्चेस खरीदने के पैसे भी बच गए और फुयनशन ने जिस तरह सिचुएशन हैंडल की वो कमाल था। हमारे शो की रेपुटेशन और लेवल एकदम ऊपर चला गया। वो खुशी से चमक रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। लेकिन जाओलिन ने पूछा, लेकिन क्या? चीफ डायरेक्टर बोला, प्रॉब्लम ये है कि फुयनशन बाकी कंटेस्टेंट से बहुत आगे निकल गया है। अगर कोई प्लेयर इतना स्ट्रांग हो जाए और हम उसे थोड़ा कंट्रोल ना करें तो शो का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा, फिर देखने लायक क्या बचेगा? जाओलिन ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर से रूल्स अपडेट करवा देते हैं। इतना कहकर चीफ डायरेक्टर ने स्टूडियो की तरफ देखते हुए एक काफी डेंजरस स्माइल दी। दूसरी तरफ मी अभी भी मेरे ऊपर गुस्से से भरा हुआ था। वो अपना सीना दबाकर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अचानक एक इंपॉर्टेंट बात याद आई। वो सीधा 3rd फ्लोर पर गया और जी मिंगुआन के रूम का डोर नॉक किया। जी मिंगुआन ने डोर खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? मी बोला, शो ने हमें डेली नेसेसिटीज लेने नहीं दी और खुद भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लगता है जानबूझकर हमें स्ट्रगल करवाना चाहते हैं, लेकिन बिना इन चीजों के कैसे चलेगा? चलो साथ में एसेंशियल्स खरीदने चलते हैं। ठीक है। मी ने इधर उधर देखा और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मैं फेस वॉश खरीदता हूँ, तुम टूथपेस्ट ले लेना, फिर हम दोनों शेयर कर लेंगे। आराम से 1 महीना चल जाएगा और दोनों के पैसे बचेंगे। जी मिंगवान को आइडिया पसंद आया। अच्छा है, चलो एनलान को भी बुला लेते हैं, साथ चलते हैं। दोनों 2nd फ्लोर पर गए और एनलान के रूम का डोर नॉक किया। शायद वो सो रही थी, इसलिए डोर खोलने में काफी टाइम लग गया। डोर खुला तो उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था और हल्की सी इरिटेशन भी दिख रही थी, जैसे गलत साइड से उठ गई हो। क्या है? जी मिंगवान बोला, हम डेली नेसेसिटीज खरीदने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? एनलान ने दोनों को एक बार देखा और सीधा मना कर दिया, नहीं तुम लोग जाओ। इतना कहकर उसने डोर बंद कर दिया। मी ने कुछ सोचा और बोला, अगर वो नहीं आ रही तो फुयनशन को बुला लेते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी वैरायटी की चीजें खरीद सकेंगे। हर कोई एक आइटम लेगा और सब शेयर कर लेंगे, इससे काफी पैसे बचेंगे। जी मिंगवान फिर से 3rd फ्लोर पर आया और मेरे रूम का डोर नॉक किया। उस वक्त मैं भी बाहर निकलने ही वाला था। मैंने डोर खोला, पहले जी मिंगवान को देखा, फिर उसके पीछे खड़े मी को और फिर दोबारा जी मिंगवान की तरफ देखा। मैंने हल्का सा लिप्स प्रेस किया। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मी फिर से कोई शेमलेस प्लान बना रहा है। जी मिंगवान मुस्कुराया, यानशन चलो हमारे साथ डेली नेसेसिटीज खरीदने चलते हैं। हम सब एक एक चीज खरीदेंगे और बाद में शेयर कर लेंगे, इससे बहुत पैसे बचेंगे। ये शेयरिंग वाला आइडिया वैसे काफी रीजनेबल था, लेकिन मैंने सोचा अगर कंपटीशन के दौरान किसी दिन हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? आखिर में सबको अपनी अपनी चीजें अलग से खरीदनी ही पड़ेंगी। इसलिए मैंने सीधा मना कर दिया, सब अपनी अपनी चीजें खुद ही खरीद लो। मी तुरंत तंज मारते हुए बोला, क्या हुआ? अब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इसलिए डर लग रहा है कि कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, बाकी लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हारे केस में
इसमें ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इतना कहकर मैंने जी मिंगवान की तरफ देखा, जैसे उसे चुपचाप वार्निंग दे रहा था। वो समझाया नहीं, वो उसकी मर्जी थी। मैं जितनी गुडविल दिखा सकता था दिखा चुका था, बाकी डिसीजन उसका था। मी ने गुस्से में दांत भींच लिए। जी मिंगवान फिर से मुझे समझाने ही वाला था कि मी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया, अगर इसे नहीं आना तो मत आए, चलो उस दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं जो अभी तक सो रहा है। दोनों सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर के बिल्कुल एंड वाले रूम के पास गए और डोर नॉक किया। काफी देर बाद अंदर से एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई दी। अंदर कौन है? अंदर से सिर्फ आवाज आई, लेकिन डोर नहीं खुला। मी ने भवे सिकोड़ी और बोला, मैं मी हूँ, पूछने आया था कि डेली नेसेसिटीज खरीदने चलोगी। कुछ सेकंड बाद अंदर से सिर्फ एक वर्ड आया, नहीं। फिर से रिजेक्शन। मी और जी मिंगवान कुछ देर के लिए चुप हो गए। मी धीरे से बोला, इसकी आवाज सुन के लग रहा है जैसे ये अंदर मर ही गई हो, बिल्कुल डेथ बेड वाली वॉइस है। जी मिंगवान भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे याद आ गया कि उसका गोल आर्टिस्ट बनना है। अगर बाद में एंटी फैंस ने उसकी पुरानी बातें निकाल दी तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेटर समझा। इत्तेफाक से जिस सुपरमार्केट में मी और जी मिंगवान गए थे वही सुपरमार्केट मैं भी आया था। मी ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, जैसे मैंने उसके पैसे खा लिए हों। लेकिन जी मिंगवान अलग था, वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। उसे लगा ये परफेक्ट चांस है मुझे फिर से कन्विंस करने का। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो डेली नेसेसिटी सेक्शन में साथ चलते हैं। मैंने सीधा मना कर दिया, नहीं थैंक्स, मैं पहले आफ्टरनून टी लेने जा रहा हूँ। मी का चेहरा जलन से टेढ़ा हो गया। पैसे होने का फायदा ही अलग होता है। चलो उसकी हाइनेस की आफ्टरनून टी में डिस्टर्बेंस मत डालो। उससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 2x के भी पैसे लेने वाला ये चीप स्केट किसी को आफ्टरनून टी खिलाएगा। मी और जी मिंगवान डेली नेसेसिटी सेक्शन की तरफ चले गए। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स जो अभी तक मुझे इडियट बोल रहे थे, मेरी अगली हरकत देखकर उनका दिमाग ही हैंग हो गया। उन्होंने देखा कि मैं सीधा पेस्ट्री काउंटर की तरफ गया। काउंटर के बीच में एक व्हाइट पोर्सिलेन सैंपल ट्रे रखी थी। मैंने एक टूथपिक उठाया और केक के कुछ सैंपल पीसेस खा लिए। उसके बाद मैं फ्रूट सैंपल सेक्शन में गया और उसके बाद कुक्ड फूड सैंपल सेक्शन को भी नहीं छोड़ा। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आफ्टरनून टी इस तरह भी की जा सकती है। फुयानशन ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। फुयानशन वही पुराना चीप स्केट है जिसे फ्री चीजें बहुत पसंद है। लोई क्यू, मूचिंग, हाई क्यू, आफ्टरनून टी एंजॉय करना। नोट्स ले रहा हूँ। सोच रहा हूँ मी और जी मिंगवान भी थोड़ी देर बाद आफ्टरनून टी के लिए यहीं आ जाएंगे। उधर डेली नेसेसिटी सेक्शन में मी का सो कॉल्ड फेस वॉश असल में सिर्फ 2 युआन का एक सोप था, सुपरमार्केट का सबसे सस्ता सोप। जी मिंगवान एक पल के लिए शॉक हो गया। मैं तो फेस वॉश से ही फेस वॉश करता हूँ। मी ने सोप ट्रॉली में डालते हुए सीरियस टोन में समझाया, फेस वॉश की क्या जरूरत है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखो। ये सोप सिर्फ फेस वॉश के लिए नहीं, इससे नहा भी सकते हो। बॉडी वॉश के पैसे भी बच जाएंगे, बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर हम अभी फेस वॉश खरीदेंगे तो नेटिजन्स हमें इडियट बोलेंगे। आखिर हम फ्रुगैलिटी शो में हैं, हमारा मोटो पैसे बचाना है, ब्यूटी पैजेंट जीतना नहीं। जी मिंगवान मजबूरी में मान गया, लेकिन जब टूथपेस्ट लेने की बारी आई, मी ने बहुत देर तक चूज किया और आखिर में 30 युआन से भी महंगा टूथपेस्ट उठा लिया। जी मिंगवान को वो काफी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मी बोला टूथपेस्ट अच्छा होना चाहिए वरना दांत पीले हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम देखते हुए जी मिंगवान फिर उसकी बात मान गया। मी हंसकर बोला, देखो मेरा सोप तो फेस वॉश और बॉडी वॉश दोनों का काम करेगा। एक प्रोडक्ट से 2 काम मतलब एक्स्ट्रा सेविंग्स। तो तुम्हें भी कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए ना, तभी हमारा एक्सचेंज फेयर होगा। जी मिंगवान जितना इस बात के बारे में सोचता गया उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इतना पोलाइट था कि वहां खड़े होकर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया। अगर तुम्हें लगता है ये अनफेयर है तो मैं अपना सोप खुद ही खरीद लेता हूँ, फिर हमें कुछ शेयर करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक सोप अफोर्ड नहीं कर सकता। जी मिंगवान की बात सुनते ही मी की स्माइल जम गई। उसने सोचा ये बंदा अचानक इतना मुश्किल कैसे हो गया बेवकूफ बनाना। वो जल्दी से बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, सिर्फ एक छोटा सा जोक था। जी मिंगवान बस मुस्कुराया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसे डर था कि कहीं नेटिजन्स उसे भी मी की तरह चीप कटे ना बोलने लगे। उधर मेरी तरफ सैंपल खा खाकर मेरा पेट काफी हद तक भर गया था। मैं आराम से डेली नेसेसिटीज सेक्शन की तरफ चला और वहां फिर से जी मिंगवान और मी से टकरा गया। दोनों अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुके थे। अब जी मिंगवान कॉस्मेटिक सेक्शन की तरफ जा रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, चलो स्किन केयर प्रोडक्ट्स साथ में लेते हैं, शेयर कर लेंगे, वरना काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन में हर एक पैसा इंपॉर्टेंट है। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करता, इसलिए मिलकर लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जी मिंगवान ने और फोर्स नहीं किया, बस मन ही मन सोचा, फुयानशन से घुलना मिलना कितना मुश्किल है। मैं सीधा उन प्रोडक्ट्स के पास गया जो मुझे चाहिए थे। प्रोडक्ट देखते देखते फोन निकाला और अलग अलग शॉपिंग एप्स पर प्राइसेस कंपेयर करने लगा। देखना था किस ऐप पर बेस्ट डील मिल रही है। आखिर में मैंने सबसे सस्ती ऐप चूज की और वहीं ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेरे पास प्लेटफॉर्म डिस्काउंट कूपन था, इसलिए सीधा 10 युआन का डिस्काउंट मिल गया। नेटिजन्स फिर कमेंट करने लगे, फुयानशन कितना फ्रूगल है, एक चीज खरीदने के लिए 3 जगह प्राइस कंपेयर कर रहा है। फुयानशन लिटरली मैं ही हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी शॉपिंग हैबिट जैसी है। आखिर में मैं सुपरमार्केट से खाली हाथ बाहर निकला, क्योंकि ऐप होम डिलीवरी देती थी और सारा सामान सीधा डॉम पर डिलीवर होने वाला था। शाम को मैं अपने फ्री मील वाउचर्स यूज करने के लिए फिर से फॉक्सी हॉटपॉट एंड बारबेक्यू पहुंच गया। वाउचर है तो जल्दी यूज कर लेना चाहिए। अगर ज्यादा वेट किया और रेस्टोरेंट ही बंद हो गया तो सारे वाउचर्स वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बार रेस्टोरेंट के बाहर मेरी मुलाकात फिर से एनलैन, मी और जी मिंगवान से हो गई। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। मैंने बस हल्का सा सर हिलाकर ग्रीटिंग की और सीधा अंदर चला गया अपना फ्री डिनर एंजॉय करने। लेकिन
लेकिन उन तीनों के लिए सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। रेस्टोरेंट की प्रमोशन अचानक कैंसिल हो चुकी थी। मी रेस्टोरेंट के बोर्ड को देखकर अंदर ही अंदर फटने वाला था। ये तो मेरे पापा का नया रेस्टोरेंट है, मैं अपने ही फैमिली रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूँ, फ्री डिनर लेने आया हूँ और मेरे ही स्टाफ ने मुझे गेट पर रोक दिया। ये क्या बकवास है। सबसे बड़ी बात, फू यानशेन ने जिस रेस्टोरेंट की कंप्लेंट की थी वो उसके अपने पापा का रेस्टोरेंट निकला। जो 500 युआन कॉम्पनसेशन और 10 फ्री मील्स दिए गए थे वो भी उसके अपने फादर ने दिए थे। और अब वही बंदा अंदर आराम से फ्री हॉटपॉट खा रहा था, जबकि वो खुद बाहर बड़े ग्लास के थ्रू सिर्फ देख सकता था। ये सोचकर मी का चेहरा बहुत ही बुरा हो गया। बाकी सबको लगा वो बस फ्री बारबेक्यू ना मिलने की वजह से अपसेट है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी मिनग्वान क्यूरियस होकर बोला, कितनी अजीब कोइंसिडेंस है, जैसे ही फू यानशेन ने फ्री मील लिया उसके तुरंत बाद प्रमोशन ही कैंसिल हो गई। वो इनडायरेक्टली ये हिंट देना चाहता था कि शायद रेस्टोरेंट ओनर और मेरा कोई स्पेशल कनेक्शन है और मैं उसका फायदा उठाकर शो में चीट कर रहा हूँ, लेकिन वो ये बात सीधा बोल नहीं सकता था। वहाँ मौजूद सब लोग उसका मतलब समझ गए। तभी हमेशा मेरे अगेंस्ट बोलने वाला मी अचानक बोला, फू यानशेन का ओनर से कोई रिलेशन नहीं है। एनलैन ने आईब्रो उठाई और मी की तरफ देखा। तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस से कैसे पता? मी ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि ये मेरे फैमिली का रेस्टोरेंट है। रिलेशन है या नहीं मुझसे बेटर कौन जानता होगा। वो मेरी साइड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उसका दिल बदल गया था, लेकिन मी मेरी साइड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उसका दिल साफ था। वो बस नहीं चाहता था कि लोग उसके फैमिली रेस्टोरेंट पर ज्यादा ध्यान दे। उसने अपनी आईब्रो खुजाते हुए कहा, फू यानशेन को देखो कितना चीप है, उसकी नॉर्मल लाइफ भी शायद बहुत मुश्किल होगी। ऐसा बंदा किसी रेस्टोरेंट ओनर को कैसे जानता होगा? आखिर एक वेटर ने सबके क्वेश्चंस का जवाब दिया। आज दोपहर पता नहीं किस वजह से अचानक बहुत बड़ा क्राउड आ गया। हमारे बॉस हैंडल ही नहीं कर पाए और प्रमोशन जल्दी बंद करनी पड़ी। अगर ये सब पेइंग कस्टमर्स होते तो अलग बात थी, लेकिन सब फ्री मील के लिए आए थे। अगर ये चलता रहता तो हमारा नया रेस्टोरेंट न कॉस्ट संभाल पाता और न स्टाफ का वर्कलोड। इतने सारे लोग अचानक क्यों आए, इसका रीजन ऑब्वियसली मेरी लाइव स्ट्रीम थी। जब मैं दोपहर में फ्री मील खाने आया था तब रेस्टोरेंट लगभग खाली था, लेकिन आफ्टरनून तक मेरी व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई कि ओल्ड मैंग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और फ्री प्रमोशन कैंसिल करनी पड़ी। जो लोग सिर्फ फ्री खाना खाने आए थे वो गाली देते हुए वापस चले गए, लेकिन उनमें से काफी लोग अंदर जाकर पैसे देकर भी खाने लगे। ओल्ड मैंग का पहले वाला उदास चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। बस एक ही चीज उसकी आंखों में चुभ रही थी, मेरी टेबल। बाकी बिजनेस का सीन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड ओल्ड मैंग की नजर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक बहुत फेमिलियर चेहरे पर पड़ी। अरे ये तो मेरा बेटा है। मी ने भी अपने पापा को देख लिया। ओल्ड मैंग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चल दिया। मी ने जल्दी जल्दी आंख मारकर सिग्नल दिया कि प्रिटेंड करो तुम मुझे जानते ही नहीं। ओल्ड मैंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी उसने एक्टिंग कंटिन्यू रखी। उधर एनलान और जी मिंगवान को समझ आ गया कि फ्री डिनर का प्लान फेल हो गया है, इसलिए दोनों निराश होकर वहां से चले गए। इसी बीच मी ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने फिर से अपने पापा को आंख मारी। रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते ही मी ने अपने बॉडी पर लगा हिडन कैमरा उतार दिया और बंद कर दिया। ओल्ड मैंग भी उसके पास आ गया। तुझे हुआ क्या है? इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? जो दो लोग तेरे साथ थे क्या वो तेरे दोस्त थे? उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? हमारा नया रेस्टोरेंट भी देख लेते। मी ने पहले बाहर देखकर कंफर्म किया कि कोई आसपास नहीं है, फिर पापा के पास जाकर धीरे से बोला, मैं एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसलिए ओपनली बात करना पॉसिबल नहीं था। फिर उसने पूरी डिटेल में शो के बारे में सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद ओल्ड मैंग थोड़ा शॉक्ड रह गया। मतलब जो लड़का बाहर था और जिसने मेरी कंप्लेन की थी वो भी तुम्हारे साथ सेम शो का कंटेस्टेंट है? हाँ, मी ने ऑनेस्टली जवाब दिया। सच कहूं तो मैं भी आज रेस्टोरेंट के पास इसलिए आया था कि देखूं कहीं कोई रूल वायलेशन मिले तो मैं भी फू यानशेन की तरह कंप्लेन करके 20 फ्री मील्स ले लूं। लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला ये तो अपना ही रेस्टोरेंट है। ये सुनते ही ओल्ड मैंग को सब समझ में आ गया। उसने भवें चढ़ाकर पूछा, मतलब तुम और तुम्हारे साथ वाले दोनों कंटेस्टेंट्स भी फ्री मील लेने आए थे और फिर मेरी ही कंप्लेन करके फू यानशेन की कॉपी करना चाहते थे? मी ने बिना झिझक सिर हिला दिया। ओल्ड मैंग ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लगा इतनी हेल्दी लाइफ जीने के बाद भी आज उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? तुम लोग एक ही भेड़ को बार बार काटने वाले हो क्या? मी ने बेचारी सी शक्ल बनाकर पापा की तरफ देखा। डैड, प्रोडक्शन टीम हमें एक्वेंटेंसेस से ट्रीट लेने नहीं देती। कल एक और फ्री प्रमोशन रख दो ना। मैं बारबेक्यू खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं प्रमोशन में पार्टिसिपेट करके खा लूंगा और रूल्स भी ब्रेक नहीं होंगे। डॉम में मुझे इतनी क्रेविंग नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर बारबेक्यू की स्मेल आई तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। और वैसे भी एक मील का खर्चा बच जाएगा। अगर मैं शो जीत गया तो सीधा 5 मिलियन युआन मिलेंगे और क्या पता बाद में कोई एंटरटेनमेंट कंपनी मुझे साइन भी कर ले, फिर मैं बड़ा स्टार बन सकता हूँ। अब रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। अगर फिर से फ्री प्रमोशन रखी जाती तो काफी नुकसान होता, लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचकर ओल्ड मैंग ने दांत ढीले कर कहा, ठीक है, कल फिर से एक फ्री प्रमोशन डे रख देते हैं। मी और ओल्ड मैंग की बात खत्म हुई। मी जाने ही वाला था कि अचानक मुस्कुराया और बोला, वैसे डैड, कोई ऐसा तरीका सोचो ना जिससे फू यानशेन रूल्स ब्रेक कर दे और एलिमिनेट हो जाए। आखिर उसके पास जो कॉम्पनसेशन का पैसा है उसी की वजह से वो मुझसे बहुत आगे निकल गया है। उसे फेयर कॉम्पिटिशन में हराना बहुत मुश्किल है। बस एक बार उससे रूल ब्रेक करवा दो, ऑर्गेनाइजर्स उसे सीधा शो से निकाल देंगे। ओल्ड मैंग ने पूछा, लेकिन मैं उससे ओपनली कांटेक्ट नहीं कर सकता, सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मी तुरंत बोला, पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली कांटेक्ट करो। ये तो बहुत इजी है। रेस्टोरेंट की फ्री प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने वाले सब लोग मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं और अपना कांटेक्ट नंबर देते हैं। बाद में काउंटर से फू यानशेन
शन का फोन नंबर सेव कर लेना, फिर उसे किसी तरह ट्रैप करने की कोशिश करना। अगर वो फंस गया तो मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त मी की आंखें बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उसने काफी देर तक मुझे बॉइल्ड मटन खाते हुए घूर कर देखा और फिर वहां से चला गया। नेटिजन्स कमेंट करने लगे, मी इतनी देर से फुयान शेन को घूर क्यों रहा था? क्या बीबीक्यू की क्रेविंग में रो रहा था? दूसरा बोला, क्रेविंग? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है उसका मन कर रहा था फुयान शेन को ही हॉट पॉट में डालकर उबाल दे। पैसे बचाने के लिए मी डॉम से रेस्टोरेंट तक पूरा रास्ता पैदल चला था, लेकिन फ्री डिनर ना मिलने की वजह से उसे भूखा ही वापस चलना पड़ा। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वो भूख और प्यास से परेशान हो गया। तभी उसकी नजर एक छोटे से डाइनर पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। उसकी गलती भी नहीं थी, अंदर से आ रही खुशबू इतनी टेम्पटिंग थी कि इग्नोर करना मुश्किल था। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद वो अंदर गया और एक प्लेट एग फ्राइड राइस और एक बॉटल सोडा ऑर्डर कर दिया। नेटिजन्स तुरंत बोल उठे, 2 युआन बस का किराया बचाने के लिए इतना लंबा पैदल चला और अब वापस आते वक्त 12 युआन एग फ्राइड राइस और सोडा पर उड़ा दिए। ये तो सीधा लॉस हो गया। क्या इसी को यूजलेस फ्रुगैलिटी कहते हैं? उधर मैं डिनर फिनिश करके आराम से डॉम वापस आ गया। रास्ते में मेरी किसी और कंटेस्टेंट से मुलाकात नहीं हुई। मैंने सोचा कल फोन देखकर सबके लेटेस्ट मूव्स पता चल ही जाएंगे, उससे समझ आ जाएगा कि मेरी रैंकिंग को कोई थ्रेट है या नहीं। ये सोचकर मैं सीधा रूम में गया। कल की सेविंग्स बैटल के लिए अच्छी तरह रेस्ट करना जरूरी था। सोने से पहले मैंने फोन निकाला, कुछ एप्स ब्राउज की और बड़े बड़े ब्रांड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक की। लगभग आधे घंटे बाद मेरे चेहरे पर सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। उसी वक्त शो के स्टाफ ने 5 कंटेस्टेंट्स के रिमेनिंग एसेट्स कैलकुलेट करके पब्लिक स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए। सेविंग्स वॉर रैंकिंग्स, रैंक 1 फुयान शेन 984 युआन रिमेनिंग, रैंक 2 फन यू 800 युआन रिमेनिंग, रैंक 3 एनलैंड 480 युआन रिमेनिंग, रैंक 4 मी 485.5 युआन रिमेनिंग, जी मिनग्वान 264 युआन रिमेनिंग। जैंग सिटी के एक हाई एंड प्राइवेट क्लब में शिन यिनिंग सोफा पर बैठी अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। उसके आसपास उसके सोशल सर्कल की कुछ रिच सोशलाइट्स भी बैठी थी। फोन पर एक मैसेज खुला था जो उसने 1 हफ्ते पहले भेजा था और अब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। तभी एक अननोन नंबर से 2 नए मैसेजेस आए। मैं फुक्सी गार्डन का ओल्ड मैंग हूँ, मुझे लगता है तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी इंप्रेसिव है, इसलिए मेरे दिमाग में एक ऐसा बिजनेस डील आया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। इंटरेस्टेड हो? पैसे मैं लगाऊंगा, मेहनत तुम करोगी। पास बैठी ग्वांजी ने देखा कि शिन यिनिंग फोन को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रही है। गॉसिप करने की क्यूरियोसिटी ना रोक पाने के कारण वो झुककर स्क्रीन देखने लगी और हंसकर बोली, ये क्या है? क्या जियोंगजिंग ग्रुप इतना गिर गया कि सीईओ शिन को खुद को बेचकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं? शिन यिनिंग ने उसकी तरफ देखा और ठंडी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा अगर मैं अंकल गू को बता दूं कि उनके स्टडी रूम का जो प्रेशियस सिरामिक वाज है वो असली वाला नहीं है। असली वाज तो 10 साल पहले ही गायब हो चुका था। कैबिनेट में जो वाज अभी रखा है वो असली नहीं, फेक है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अंकल गू को ये बात बता दूं तो मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के बदले क्या वो मेरी थोड़ी मदद नहीं करेंगे? फिर मुझे खुद को बेचकर पैसे कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी सीधी धमकी सुनते ही गुआन जी के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसने जबरदस्ती एक ऐसी स्माइल दी जो रोने से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। अरे हम सब सिस्टर्स ही तो हैं, इतना सीरियस मत हो। अगर कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो सीधा बोल देना, तुम्हारी बिग सिस गू हमेशा हेल्प करेगी। मेरे डैड को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। शिन यिनिंग ने उसकी तरफ देखकर आलस भरी आवाज में कहा, मुझे अचानक याद आया आंटी गू जो बहुत प्रेशियस रेड वाइन संभाल कर रखती थी वो भी काफी साल पहले गायब हो गई थी ना। गुआनजी तुरंत सीधी हो बैठी, ठीक है, अब तो तुम मेरी असली ब्लड सिस्टर हो। तुम सच में कभी लॉस नहीं लेती है? अंदर ही अंदर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फुल एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर उसने सीरियस होकर पूछा, वैसे सच बताओ तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो? शिन यिनिंग ने फोन की तरफ देखकर शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, बस सामने वाले ने गलत इंसान को मैसेज भेज दिया। गुआनजी ने निराश होकर सांस छोड़ी, हाय इतना अच्छा गॉसिप मिस हो गया। दूसरी तरफ ओल्ड मैंग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं शो की शूटिंग में बिजी था इसलिए कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा, लेकिन वो वॉशरूम में बैठा काफी देर तक मेरे अनरेड मैसेज को देखता रहा और भौएं चढ़ाता रहा। लगता है इस लड़के की गार्ड बहुत हाई है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अगली सुबह ब्रॉडकास्ट के मेन स्क्रीन पर कल के पॉपुलैरिटी वोटिंग रिजल्ट्स डिस्प्ले हुए। फ्रुगैलिटी वॉर पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स, फर्स्ट प्लेस फुयान शेन, सेकंड एनलैंड, थर्ड फुन यू, फोर्थ जी मिनग्वान, फिफ्थ मी। कमेंट सेक्शन भी तुरंत एक्सप्लोड हो गया। होली क्रैप, फुयान शेन फर्स्ट प्लेस पर आ गया, कहीं इसने बॉट वोट्स तो नहीं खरीदे? ये वोट्स असली भी हैं। दूसरे लोग बोले इस शो में ये बिल्कुल नॉर्मल है, अभी सबसे मेमोरेबल कंटेस्टेंट्स फुयान शेन और मी ही है, लेकिन मुझे मी को वोट देने का बिल्कुल मन नहीं करता, वो बंदा थोड़ा ज्यादा ही स्लीजी लगता है। किसी और ने कमेंट किया, अगर जी मिनग्वान इतना नाइव न होता तो मैं अपने सारे वोट्स उसी को दे देता, उसका लुक बिल्कुल मेरा टाइप है, क्या अफसोस है। फिर किसी ने पूछा, बाकी सब समझ आता है लेकिन ये फुन्यू थर्ड प्लेस पर कैसे आ गई? अभी तक उसने प्रॉपर्ली फेस भी नहीं दिखाया। रिप्लाई आया, बस इसीलिए वो इतनी मिस्टीरियस है कि क्यूरियोसिटी में मैंने उसी को वोट दे दिया। वोटिंग रिजल्ट्स आते ही नेटिजन्स के अलग अलग रिएक्शंस आने लगे। कंटेस्टेंट्स ने भी ऑनलाइन रिजल्ट्स देख लिए। थर्ड फ्लोर के सबसे अंदर वाले रूम में मैंने जल्दी से फ्रेश होकर नीचे किचन में 2 एग्स फ्राई किए और ब्रेकफास्ट कर लिया। दोपहर होते ही मैं फिर से फूजीवान हॉटपॉट एंड बारबेक्यू में अपना फ्री वाउचर यूज करने पहुंच गया। आज लंच क्राउड कल जितना बड़ा नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि कल ओल्ड मैंग ने प्रमोशन बीच में ही कैंसिल कर दी थी। लेकिन मैंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर आज फिर से फ्री रिवॉर्ड वर्ड गेसिंग गेम वाला बोर्ड लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मी भी वहां आ गया, लेकिन इस बार भी वो गेट पर ही अटक गया क्योंकि वो वर्ड पजल सॉल्व ही नहीं कर पाया। अंदर ही अंदर वो चीख रहा था, बारबेक्यू खाने के लिए भी आईक्यू टेस्ट देना पड़ेगा। डैड क्वेश्चंस थोड़े इजी नहीं बना सकते
थे या सीधा आंसर्स ही दे देते कॉपी करने के लिए। गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया। वो लगभग 1 घंटे बाहर ही खड़ा रहा। जब मैं पेट भरकर बाहर निकला तब भी वो अंदर एक कदम तक न रख पाया था। उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। नेटिजन्स हंसने लगे। लगता है अपने ही घर के रेस्टोरेंट में बैकडोर एंट्री लेना भी इतना ईजी नहीं है। 2 बार अपने ही घर के रेस्टोरेंट के गेट तक आया और दोनों बार घर का खाना तक नसीब नहीं हुआ। ये सब देखकर मी का मन कर रहा था कि वहीं खड़े खड़े डार्क साइड ज्वाइन कर ले। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि दूसरे दिन भी कंटेस्टेंट्स के एसेट बैलेंसेस में 1 पैसा तक कम नहीं हुआ। मेरे पास एग्स थे और फ्री मील वाउचर्स भी। एनलान के पास बल्क में खरीदे हुए इंस्टेंट नूडल्स थे। जीमिन गुआन का भी वही हाल था और मी बिना शर्म के फिर से जीमिन गुआन के साथ चिपक कर उसी के रिसोर्सेज का सहारा ले रहा था। मैं बिना किसी शर्म के जी मिंगवान के इंस्टेंट नूडल्स पर ही सरवाइव कर रहा था। और रही बात मिस्टीरियस गेस्ट फन यू की, तो उसने अब तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था, 1 पैसा भी खर्च नहीं किया था और कल की तरह आज भी वही मिस्टीरियस वाइब मेंटेन की हुई थी। बाकी 4 कंटेस्टेंट्स की नॉर्मल फ्रुगैलिटी के कंपैरिजन में फन यू का अजीब बिहेवियर नेटिजन्स का पूरा अटेंशन खींच रहा था। ये फन यू तो कमाल की है, न रूम से बाहर निकलती है, न पैसे खर्च करती है। क्या ये फोटोसिंथेसिस करती है? कोई इसका डोर नॉक करके चेक क्यों नहीं करता? मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कहीं अंदर कुछ हो न गया हो। कहीं ये रूम में बैठकर कोई डार्क फॉरबिडन आर्ट तो प्रैक्टिस नहीं कर रही। इस लड़की ने मेरी क्यूरियोसिटी फुल ऑन एक्टिवेट कर दी है। आज रात के सारे वोट्स इसी को दूंगा। लोग नेचुरली मिस्टीरियस चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपनी इमेजिनेशन से एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। इसी वजह से शो के तीसरे दिन तक फन यू की पॉपुलैरिटी सीधा 2nd प्लेस पर पहुंच गई और वो मुझे भी क्रॉस करने के साइंस दिखाने लगी। सिर्फ नेटिजन्स ही नहीं, मैं भी उसके बारे में बहुत क्यूरियस था। ना उसने फेस दिखाया, न एक पैसा स्पेंड किया। इतनी हद तक पेशेंस रखना आसान बात नहीं थी। मुझे लगने लगा शायद ये कोई हिडन मास्टर है या बहुत ही डेंजरस फ्रुगैलिटी स्ट्रैटेजिस्ट। जो लोग इतना लो प्रोफाइल रहते हैं अक्सर वही सबसे अनएक्सपेक्टेड निकलते हैं। या फिर शायद वो कोई बड़ा प्लान बना रही हो और सही वक्त का वेट कर रही हो। ये सोचकर मुझे भी हल्का सा क्राइसिस फील होने लगा। लेकिन उसी रात जब सब लोग फन यू के बारे में अपनी अपनी थियरीज बना रहे थे, डॉम के बाहर से अचानक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दी। सायरन धीरे धीरे पास आती गई और फिर नीचे भागते हुए लोगों के फुटस्टेप सुनाई दिए। मैं तुरंत कपड़े बदलकर नीचे दौड़ा। नीचे पहुंचकर देखा कि पैरामेडिक्स 2nd फ्लोर से एक स्ट्रेचर लेकर नीचे आ रहे थे। स्ट्रेचर पर एक लंबी और पतली लड़की लेटी हुई थी। 2nd फ्लोर का सबसे अंदर वाला रूम वही तो फन यू का था। मैंने पजामास पहनी हुई एनलान को रोका और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? एनलान ने थक कर अपनी टेम्पल्स दबाई और हेल्पलेस टोन में बोला, इस लड़की ने 3 दिन में 9 मील स्किप कर दिए। खुद को भूखा रखते रखते बेहोश हो गई। एनलान भी 3 दिन से ये जानने के लिए क्यूरियस था कि फन यू बिल्कुल चुप क्यों है, इसलिए वो उसका डोर नॉक करने गया था। काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। आखिर उसने डोर तोड़ दिया और अंदर घुस गया। तब उसने फन यू को बेहोश पड़ा हुआ देखा और तुरंत एम्बुलेंस कॉल कर दी। तो ये था सच, ना कोई हिडन मास्टर, ना कोई चोजन वन और ना ही कोई डेंजरस मास्टरमाइंड। मैंने अपनी सारी थियरीज वहीं वापस ले ली। पैरामेडिक्स ने फन यू को एम्बुलेंस में रखा और फिर बाकी 4 कंटेस्टेंट्स की तरफ मुड़कर पूछा, इसके साथ हॉस्पिटल कौन चलेगा? जो भी जाएगा मेडिकल बिल्स उसी को पे करने होंगे। जब एम्बुलेंस पहली बार आई थी तब सबके चेहरे पर सच्ची कंसर्न दिख रही थी, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आई सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पूरा माहौल बिल्कुल साइलेंट हो गया। मी ने कैमरे के पीछे खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ देखकर कहा, ये तो प्रोडक्शन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। शो के दौरान कुछ हो गया तो प्रोडक्शन टीम ही हैंडल करेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने भवें चढ़ाकर जवाब दिया, शो शुरू होने से पहले सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। शो के दौरान जो भी पर्सनल इश्यूज होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कंटेस्टेंट की होगी। लेकिन असल में बात कुछ और थी। एम्बुलेंस आने से पहले ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने पैरामेडिक्स को रोककर जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछने को कहा था। सच तो ये था कि चाहे बाकी कंटेस्टेंट साथ जाते या नहीं, फन यू को हॉस्पिटल तो वैसे भी ले जाना ही था। ये सिर्फ कंटेस्टेंट्स का रिएक्शन देखने का टेस्ट था। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात खत्म होते ही मैंने बिना एक शब्द बोले सीधा ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। ये देखकर नेटिजन्स की कमेंट सेक्शन तुरंत एक्सप्लोड हो गई। 3 कंटेस्टेंट साथ जाने को रेडी थे और एक ने भागना ही ठीक समझा। क्या फू यान शेन को डर था कि अगर वो फनियो के साथ हॉस्पिटल गया तो उसके मेडिकल बिल्स उसी को देने पड़ेंगे, इसलिए सीधा भाग गया? नेटिजन्स तुरंत कमेंट्स करने लगे। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। पैसे की बात आते ही फू यान शेन पीछे हट गया। कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब मैं कभी इसे पॉपुलैरिटी वोट नहीं दूंगा। इसके फ्यूचर शोज भी नहीं देखूंगा। अगर दोबारा इसकी लाइव स्ट्रीम में आ गया तो मैं कुत्ता। उधर एनलान और मी दोनों चुपचाप खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं बोला। जी मिनगुआन का दिल तो हॉस्पिटल जाने का था, लेकिन उसके पास सिर्फ 200 युआन से थोड़े ज्यादा ही बचे थे, जो काफी नहीं थे। उसने एनलान और मी की तरफ देखकर कहा, फू यान शेन तो नहीं जा रहा, क्यों ना हम तीनों मिलकर पैसे दे दें और पहले फनियों को हॉस्पिटल पहुंचा दें। मी ने गुस्से में दांत भींच लिए। अगर इसे सेंट बनना है तो बने, मुझे क्यों घसीट रहा है? एनलान का रिएक्शन मी जैसा एक्सट्रीम नहीं था। वो हमेशा की तरह चुप और एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहा। पिछले 3 दिन से उसने शो में वही लो प्रोफाइल इमेज मेंटेन की हुई थी। कम बोलने वाला, अननेसेसरी ट्रबल से दूर रहने वाला कंटेस्टेंट। जब जी मिनगुआन ने देखा कि दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा तो वो भवें चढ़ाकर बोला, ये किसी की लाइफ और डेथ का मैटर है। क्या पैसे इंसान की जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? बाहर से वो गुस्से में दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे लगा उसका डिसीजन परफेक्ट था। इस शो में 5 मिलियन युआन के लिए आए लोग किसी और के लिए इतनी आसानी से अपना पैसा खर्च थोड़ी करेंगे। उनकी कोल्ड ब्लडेडनेस उसकी काइंडनेस को और भी हाईलाइट करेगी।
थी। उसने सोचा आज रात पॉपुलैरिटी रैंकिंग में मैं सीधा 4th से 1st प्लेस पर पहुंच जाऊंगा। वो नकली गुस्से के साथ फिर बोला, तुम लोग भी बिल्कुल फू यानशन जैसे हो। तभी पीछे से मेरी आवाज आई, मेरे बारे में फिर से पीछे से बातें हो रही हैं। जी मिनग्वान तुरंत जम गया। उसने मुड़कर देखा तो मैं सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आ रहा था और सांस फूली हुई थी। मेरे पास उससे बात करने का टाइम ही नहीं था। मैं सीधा पैरामेडिक्स के साथ एम्बुलेंस में चढ़ गया और हॉस्पिटल चला गया। पीछे खड़े तीनों कंटेस्टेंट्स को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। फू यानशन वापस क्यों आ गया? वो रूम में किस लिए गया था? एक मिनट, क्या वो पैसे लेने गया था? अगर ऐसा है तो मैंने जो अभी कसम खाई थी उसका क्या होगा? यार इतनी जल्दी मुंह पे थप्पड़ मत मारो। जैंगशी हॉस्पिटल। मेडिकल बिल्स पे करने के बाद मैंने रिसीट को नीटली फोल्ड करके पॉकेट में रख लिया। फिर हॉस्पिटल बेड के पास वाली चेयर पर बैठकर फनियों के होश में आने का वेट करने लगा। अच्छा हुआ उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ग्लूकोज की आईवी ड्रिप लगानी पड़ी। लगभग आधे घंटे बाद बेड पर हल्की सी मूवमेंट हुई। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। कमजोरी की वजह से उसकी आवाज बहुत हल्की थी। मैंने पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। एनलान ने तुम्हें बेहोश देखा था और उसी ने एम्बुलेंस कॉल की। पैरामेडिक्स तुम्हें यहाँ ले आए। मैंने बस मेडिकल बिल्स एडवांस में पे किए हैं। ये देखकर कि वो अब ठीक है, मैंने आराम से पॉकेट से रिसीट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। मेडिकल बिल्स बाद में मुझे वापस दे देना। मैं एक पल के लिए रुका और हल्का सा मुस्कुराया और सच्चे एडमिरेशन के साथ बोला, 3 दिन में 9 मील स्किप करके फूड एक्सपेंसेस बचाने की कोशिश की और आखिर में एम्बुलेंस और मेडिकल बिल्स मिलाकर सीधे 250 युआन खर्च हो गए। तुम भी कमाल हो। मैंने रसीद उसके हाथ में रख दी और हल्की सी सांस छोड़ी। प्राइज मनी इंपॉर्टेंट है, ये तो सही है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना प्राइज मनी जीतकर भी मेडिकल बिल्स भरने के लिए लोन लेना पड़ेगा। प्राइज मनी जीतकर अपनी इलनेस का ट्रीटमेंट करने के लिए और ज्यादा उधार लेना पड़े, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फनियों की आंखों में अचानक आंसू भर आए। मेरी नजर में वो ऐसी लग रही थी जैसे अभी टूट जाएगी। इस लड़की के आंसू इतने सस्ते क्यों हैं? मैंने कभी किसी को कंफर्ट नहीं किया था, स्पेशली उस जैसी फ्रेजाइल लड़की को तो बिल्कुल नहीं। फनियों ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 20 साल की जिंदगी में मेरी हेल्थ की सच में फिक्र करने वाला इंसान तुम जैसा एक स्ट्रेंजर निकला। मैंने उसकी तरफ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। सच कहूं तो मैं यहाँ प्राइज मनी के लिए नहीं आया। मुझे जबरदस्ती इस शो में भेजा गया क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि मैं बहुत पैसे उड़ाता हूँ। जैसा सोचा था फैमिली इशू ही है। ये बच्ची भी काफी बेचारी है। मेरे अंदर अचानक थोड़ी सिंपैथी और पिटी जग गई। उसे इतना बेचारा देखकर मैंने जल्दी से अपनी आवाज नरम कर ली और उसे तसल्ली दी, तुम अभी बस एक बच्ची हो। घर में थोड़े बहुत पैसे खर्च करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। जैसे उसे फाइनली कोई अपनी वेवलेंथ का इंसान मिल गया हो। फनियों ने तुरंत जोर से सर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, मैं तो बस रोज गेम्स में टॉप अप करने के लिए कुछ मिलियन युआन ही खर्च करती हूँ और जब फ्री होती हूँ तो बार्स चली जाती हूँ, कुछ कार्स और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स खरीद लेती हूँ। बस ऐसे ही कुछ टेंस ऑफ मिलियंस उड़ा देती हूँ। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि मैं पैसे वेस्ट करती हूँ, इसलिए मुझे इस शो में भेज दिया ताकि 1 महीने तक सिर्फ 500 युआन में रहना सीखूं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि मैं अच्छे से रह रही हूँ या खुश। मेरे होठों का कोना सख्त हो गया। कुछ मिलियन युआन, कुछ टेंस ऑफ मिलियंस, इतना खर्चा तो बिल्कुल ही हद से ज्यादा है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर मेरा दिमाग लगभग 10 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, तब जाकर प्रोसेस कर पाया। तो मिस फंग, तुम एक्सचेंज लाइफ स्वैप में गरीबी का एक्सपीरियंस लेने आई हुई एक रिच एरिस हो। तुम्हें फैमिली लव या केयर की कमी नहीं है, तुम्हें सोसाइटी की सख्त पिटाई की जरूरत है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे सच में किसी रिच एरिस पर सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए थी और ना ही किसी प्रिंसेस को कंफर्ट करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त जो सच में हर्ट हुआ है, जो असली क्लाउन है, वो मैं हूँ। मुझे ही कंफर्ट की जरूरत है। मेरे जैसे इंसान को जो कुछ 100 युआन खर्च करने से पहले भी 2 बार सोचता है, मुझे क्या हक है उस प्रिंसेस पर सिंपैथी करने का जो बिना पलक झपकाए मिलियंस उड़ा देती है? मैं उससे बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर सकता। मैं अभी भी शॉक में जमसा गया था कि तभी फन्यू थोड़ी ऑकवर्ड आवाज में बोली, तो ब्रो, जब तुम देख ही रहे हो कि मैं कितनी बेचारी हूँ, तो इस बिल में थोड़ा डिस्काउंट दे दोगे? ये 5 मिलियन का प्राइस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से गेमिंग कम्युनिटी में मेरा फ्यूचर स्टेटस डिसाइड होगा। अभी जो इतनी इमोशनल बातें की थी वो सब सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी सिंपैथी लेने के लिए था, ताकि मेडिकल बिल से बच सकूं। असली मकसद तो 5 मिलियन का प्राइस जीतना ही था। मेरी आंखों में तेज चमक आई और मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ सकता ब्रो? हाफ प्राइस भी चलेगा। मैंने दिल की बात तुमसे शेयर की और तुम मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही हो। पता है उस आदमी का क्या हुआ था जिसने मुझे पैसे के मामले में स्कैम करने की कोशिश की थी? ऑफ कोर्स फनियों को पता था, वो ये सब ऑनलाइन देख चुकी थी। क्या वो एक छोटे बीबीक्यू शॉप का ओनर नहीं था जिसे उसे 10 मील्स और 500 युआन कॉम्पेंसेशन में देने पड़े थे? हालांकि उसकी फैमिली पैसे के मामले में उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी, फिर भी उसके पास अपने तरीके थे। फनियो ने तुरंत कहा, बस इस बार मेरी हेल्प कर दो। शो खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी यंग आंट से करवा दूंगी। वो बहुत रिच है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी। मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी यंग आंट से करवा दूंगी। वो बहुत रिच है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी। हाँ, अभी मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, लेकिन मैं फू यान शैंग को किसी ऐसे इंसान से मिलवा सकती हूँ जिसके पास है। तब फू यान को भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी और जब उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी तो ऑब्वियसली वो मुझे, अपनी मैच मेकर को थैंक करेगा। इसका मतलब फिर मुझे कभी भी फैमिली के अलावेंस बंद करने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने नए यंग अंकल के साथ मिलकर काम कर सकती हूँ। जब फनियो के दिमाग का छोटा सा अबैकस जोर जोर से चल रहा था, तब मैं बस उसे बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था। मेरी आंखों में हल्की सी डिस्गस्ट थी। मुझे ऐसी विमेन पसंद नहीं जो नीसेस रखती हैं। ऐसा करो, जब मैं अपनी फैमिली की फॉर्चून
फॉर्चून इनहेरिट कर लूं तब मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कर दूंगा। बस थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बुढ़ा अभी भी बिल्कुल फिट है और मजे से जी रहा है। जैसे ही मैं फॉर्चून इनहेरिट करूंगा तुम्हें जो चाहिए होगा खरीद दूंगा। सिर्फ 5 मिलियन की बात ही क्या है, 50 मिलियन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हारी फैमिली बेकरी चलाती है? क्योंकि इतने बड़े बड़े खोखले प्रोमिसेस बनाने में तुम एक्सपर्ट हो। मैं खड़ा हुआ फनयू के पास गया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मेडिकल बिल्स का एक भी पैसा कम मत देना। अगर जिसने तुम्हारी हेल्प की उसी को धोखा देने की सोच रही हो तो मुझे तुम्हें कुछ और दिन हॉस्पिटल में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने हर वर्ड पर जोर नहीं दिया, न ही कोई इमोशन दिखाया। सुनने में बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी पास से उसे देखते ही फनयू की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। ये सच में हैंडसम है, गेम्स के उन फ्लॉलेस मेल कैरेक्टर्स से जरा भी कम नहीं जो हर एंगल से परफेक्ट दिखते हैं। फनयू ने आंखें झपकाई और मेरी नजर से बचने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। ये सच में हैंडसम है, गेम्स के उन फ्लॉलेस मेल कैरेक्टर्स से जरा भी कम नहीं जो हर एंगल से परफेक्ट दिखते हैं। फनयू ने आंखें झपकाई और मेरी नजर से बचने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। मुझे पता है पैसे मेरे रूम में है, वापस जाकर दे दूंगी। मैंने सेटिस्फैक्शन से सिर हिला दिया। मेरे साथ स्मार्टनेस मत दिखाना, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। नेटिजन्स फिर से फट पड़े। फूयान की ये लाइन ये बिल्कुल किसी किडनैपर की डायलॉग जैसी क्यों लग रही है? मुझे तो लगा अब इसका अगला डायलॉग होगा, अगर कैश नहीं दिया तो हॉस्टेज को उड़ा दूंगा। इस बंदे का गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसका डिसीजन कोई नहीं बदल सकता, इसे सिर्फ पैसे चाहिए। क्या फनयू 5 मिलियन के प्राइस के लिए कॉमेडियन बनने आई है? इसने तो अपनी खुद की लिटिल आंट को भी बेच दिया। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आखिर में सबसे बड़ा कंजूस फूयान शैंग ही निकला जिसने हॉस्पिटल बिल पे करने में हेल्प की। लिटिल आंट रिच भी है और ब्यूटीफुल भी। एक सेकंड के लिए अपनी जॉब पॉज करता हूँ। मैं खुशी खुशी लिटिल अंकल की पोजीशन ले लूंगा। आईवी ड्रिप खत्म होने के बाद मैं फनयू को सीधा डॉम नहीं ले गया, मैं उसे पास की एक पॉरेज शॉप में ले गया। चेकआउट काउंटर पर मैंने देखा एक कस्टमर शॉप का मेंबरशिप कार्ड यूज कर रहा था। हेलो ब्यूटीफुल, मेंबरशिप बनवाने पर कोई बेनिफिट मिलता है? अगर मेंबरशिप बनाओगे तो 10 युआन का लेट नाइट स्नैक कूपन मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ आज रात 12 बजे के बाद ही यूज होगा। मैंने फोन में टाइम देखा, अभी अभी रात के 12 बजे थे। मुझे लगा मेरी लक इतनी भी बुरी नहीं है। मेंबरशिप कैसे बनती है? बस 100 युआन टॉप अप करने होंगे, मतलब पैसे भी टॉप अप करने पड़ेंगे। अगर फ्री होती तो सोचता। मैं फनयू को यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि उसकी हेल्थ अभी ठीक नहीं थी, उसे कुछ न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना जरूरी था, वरना मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में मैं यहाँ कभी नहीं आता। क्योंकि रोज ऐसे डिशेस पर पैसे खर्च करना जो पेट भी ना भरे मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था। मैंने एक बोल पॉरेज और एक बोल स्टीम्ड एग्स ऑर्डर किया। खाना खत्म करने के बाद हम डॉम वापस आ गए। फनयू ने हॉस्पिटल बिल और पॉरेज के पैसे मुझे पूरे के पूरे वापस दे दिए, एक पैसा भी कम नहीं किया। मैं अपने रूम में गया और 500 युआन को अच्छे से फोल्ड करके वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। अगली सुबह जब मैं एग्स बॉईल कर रहा था तो इस पेशेंट के लिए 2 एक्स्ट्रा एग्स भी उबाल दिए जो अभी थोड़ी सी रिकवर हुई थी। आखिर कल रात स्टीम्ड एग्स खाते वक्त इस यंग मिस ने थोड़ी इंसानियत दिखाई थी और अपनी मर्जी से आधा हिस्सा मेरे साथ शेयर किया था। लेकिन मैं किसी सिक इंसान से खाने के लिए लड़ने वाला नहीं था। सिर्फ इन 2 बॉइल्ड एग्स की वजह से ये छोटी प्रिंसेस इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि इस शो में ईनान के अलावा सिर्फ मैंने ही उसके साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया है। आखिर तक तो मुझे लगा अगर मैंने उसे ना रोका होता तो शायद वो खुद को मुझे सौंपने जैसी बात बोल देती। मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया और घर से निकल गया। फनयू ने बस जल्दी से मुंह धोया और चुपचाप मेरे पीछे चल पड़ी। कोई और रीजन नहीं था, बस इतना कि जब तक वो मेरे साथ रहेगी तब तक उसे फ्री में कुछ न कुछ खाना जरूर मिल जाएगा। टेडी बेयर मैस्कॉट सूट पहने एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। हे ब्रो, 1 मिनट है, क्या ये फॉर्म फिल करने में मेरी हेल्प करोगे? हम फ्री में एक बॉटल मिनरल वाटर दे रहे हैं, एक बार देख लो। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। श्योर। मैंने उससे फॉर्म लिया और जल्दी से देख लिया। लग रहा था किसी आई ड्रॉप प्रोडक्ट का सर्वे है। जैसे ही मैं पेन चलाने वाला था पीछे से फनयू की आवाज आई, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि ये मत भरना। ऐसे फॉर्म्स भरने से पर्सनल इन्फो बहुत आसानी से लीक हो जाता है, फिर बहुत सारे स्पैम मैसेजेस और परेशान करने वाले कॉल्स आते हैं क्योंकि ये लोग कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन यूज करके किसी और को बेच देते हैं। मुझे पता है, मैं हंसी रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं, फनयू सही कह रही है, मुझे ये सब प्रिंसिपल्स पता है। बस जो इन्फॉर्मेशन मैं भर रहा हूँ वो मेरी है ही नहीं। वैसे भी मैं एक स्कैमर की डिटेल्स लिख रहा हूँ तो मुझे किस बात की टेंशन। फार्मेसी और बीबीक्यू शॉप में जो फोन नंबर्स मैंने पहले दिए थे वो भी स्कैमर्स के ही नंबर्स थे। एक हफ्ते पहले अननोन नंबर से आया एक टेक्स्ट मैसेज मेरे डाउनलोड किए हुए एंटी फ्रॉड ऐप ने ब्लॉक कर दिया था। मैसेज में लिखा था, जोंगजिंग ग्रुप हाई पेइंग सीईओ पर्सनल असिस्टेंट हायर कर रहा है, इजी वर्कलोड, डिग्री की जरूरत नहीं, फ्रीक्वेंट ओवरसीज बिजनेस ट्रिप्स के लिए एडजस्ट कर पाना चाहिए। नीचे ये भी लिखा था कि इंटरेस्टेड हो तो कॉल बैक करें। जोंगजिंग ग्रुप हुआ कंट्री की एक बहुत फेमस कंपनी है। मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स इस कंपनी में घुसने के लिए जान लगा देते थे। मेरा एक क्लासमेट ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जोंगजिंग ग्रुप में लग गया था। वो सिर्फ आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय था, फिर भी क्लास ग्रुप में आधा दिन उसी बात का शो ऑफ करता रहा। पहले मुझे लगा एंटी फ्रॉड ऐप ने गलती कर दी होगी, इसलिए मैंने टाइम निकालकर ऑनलाइन जोंगजिंग ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट का फोन नंबर ढूंढा। जब मैंने कॉल करके पूछा, एचआर ने कहा कि वो लोग अभी उस पोजीशन के लिए हायरिंग ही नहीं कर रहे और जिस नंबर से मैसेज आया था वो उनके एचआर डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल नहीं था। एचआर ने अच्छे से मुझे ये भी रिमाइंड कराया कि आजकल बहुत लोग कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स के एम्प्लॉइज बनकर फ्रॉड करते हैं। उन्होंने बोला कि ध्यान रखना और स्कैम से बचकर रहना। वैसे भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। नेटिजन्स भी टेंशन में आ गए। फनयू बिल्कुल सही कह रही है, मोबाइल नंबर और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी ऐसे ही फिल
नहीं करनी चाहिए, वरना प्राइवेसी लीक होना बहुत ईजी है। इस फुयान शेंग की गार्ड तो बहुत ही लो है। फन ने इतना वॉर्न किया फिर भी ये बोल रहा है कोई बात नहीं, वॉर्न करने के बाद भी ये बोल रहा है कोई बात नहीं, तुम लोग इतना टेंशन मत लो, बस एंटी फ्रॉड ऐप डाउनलोड कर लो और सब ठीक रहेगा। ये काफी अच्छा काम करता है, लेकिन सिर्फ ऐप पर पूरी तरह डिपेंड भी नहीं रह सकते। कभी कभी स्मार्ट फिल्टर से भी कुछ चीजें बचकर निकल जाती हैं और कुछ स्कैमर्स बहुत ही एडवांस ट्रिक्स यूज करते हैं। इससे अच्छा है हम खुद अपनी एंटी फ्रॉड अवेयरनेस बढ़ाएं। वैसे हम दोनों काफी देर से चल रहे थे और फन यू को थोड़ी प्यास लग गई थी। पहले तो वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन वहां बॉटल वाटर की लाइन देखकर उसने मैस्कॉट सूट वाले आदमी की तरफ देखा, हल्की सी खांसी की और बोली हे मुझे भी एक फॉर्म दो भरने के लिए। मैस्कॉट सूट वाले आदमी ने फन यू को फॉर्म दिया, फिर मेरी तरफ देखा और अचानक पूछ बैठा, क्या तुम दोनों कपल हो? फन यू पेन पकड़कर अपना नाम लिखने ही वाली थी, वहीं जम गई। वो पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रही थी, इसलिए एक स्ट्रेंजर का ऐसा मजाक वाला सवाल सुनते ही उसके गाल तुरंत लाल हो गए। मेरे एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं आया और मैंने जवाब दिया, नहीं। डॉम वापस आने के बाद मेरी कल रात की अनएक्सपेक्टेड हरकत की वजह से वहां रुक रहे 3 गेस्ट्स की नींद उड़ गई थी। जिंगमिन ग्वान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने इतनी प्लानिंग से जो स्क्रिप्ट तैयार की थी, आखिर में उसी ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। लाइव स्ट्रीम के चौथे दिन भी मैं पॉपुलैरिटी रैंकिंग में नंबर 1 पर था। दूसरी तरफ एन लाइन और मोंगी को नेटिजन्स बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे। वो खुद तो किसी तरह ठीक था, लेकिन उसके बेटे की पीठ पीछे की गई बुराई वाली बात की वजह से मेरा वो वीडियो बार बार नेटिजन्स निकालकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। बोल रहे थे कि ये तो सीधा मुंह पर थप्पड़ था। एक और इंसान जो उसकी तरह इस बात को समझ नहीं पा रही थी वो मी थी। उसे भी लग रहा था कि मेरी प्लानिंग बहुत ही डीप थी। कल रात मेरी हरकत उन तीनों के मुंह पर जूते की सोल से थप्पड़ मारने जैसी थी। और फर्क ही क्या था, अब ऑनलाइन कमेंट्स पूरी तरह एक तरफ हो चुके थे और वो तीनों पूरी तरह मेरे इविल फॉइल्स बन गए थे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ओल्ड मैन को बोलना ही पड़ेगा कि फुयान को सेड्यूस करने में और एफर्ट डाले, बस वही एक रास्ता था। इधर बॉटल्ड वाटर लेने के बाद मैं सिटी सेंटर के आसपास थोड़ा घूमता रहा, लेकिन इस दौरान मेरे पीछे चल रही फुयू कहीं नजर ही नहीं आई। मैंने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। एक बिल्कुल नॉर्मल दिमाग वाली अडल्ट इंसान के साथ आखिर क्या हो सकता था। वैसे भी मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी कि मैं किसी की बेबी सेटिंग करूं। हम एक ही टीम में नहीं थे, ये इंडिविजुअल कंपटीशन था और हम कंपेटिटर्स थे। एक शॉप के पास से गुजरते हुए मैं कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स के लिए रुक गया, फिर मैंने फोन निकाला और कुछ नोट कर लिया। उसके बाद मैं फूसान हॉटपॉट एंड बीबीक्यू रेस्टोरेंट चला गया। आज के 2 और मील्स खाने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 फ्री मील वाउचर्स बचे थे। मतलब मैं बस परसों दोपहर तक खा सकता था। लाइव स्ट्रीम के छठे दिन दोपहर तक मेरे सारे फ्री मील वाउचर्स खत्म हो गए। ओल्ड मैन के दिल में जो इतने दिनों से फ्रस्ट्रेशन जमा थी वो आखिर निकल गई, क्योंकि अब उसे मुझे देखना नहीं पड़ेगा। उस रात मेरे पास मील वाउचर्स नहीं बचे थे, इसलिए मुझे अपने आखिरी 3 बॉइल्ड एग्स ही खाने पड़े। करंट सिचुएशन देखकर लग रहा था कि मेरा खाना सच में खत्म होने वाला है। अब अगर पैसे खर्च नहीं करता तो भूखा रहना पड़ता। उधर एन ने अभी अपने इंस्टेंट नूडल्स खत्म किए थे और सोच रही थी कि अगला बॉक्स किस फ्लेवर का खोले। लेकिन चाहे कोई भी फ्लेवर हो, लगातार 6 दिन तक इंस्टेंट नूडल्स खाकर एन लैन का उनसे बिल्कुल मन भर चुका था। जिंगमिन ग्वान के इंस्टेंट नूडल्स तो मोंगी कब के खा चुकी, इसलिए उसने एक और बॉक्स खरीद लिया था और फिलहाल उसके पास थोड़ा खाना बचा हुआ था। और रही बात फुयू की, तो अपने रूम में बंद रहने के अलावा वो कभी कभी मेरे साथ सुपरमार्केट चलाती थी फ्री में खाने के लिए, या आफ्टरनून टी ऑर्डर कर लेती थी। शुरू में फुयू को इस बात में बहुत शर्म आती थी, वो चोर की तरह इधर उधर देखते हुए चलती थी, लेकिन बाद में उसने इसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया। जब प्रोडक्शन टीम ने आज रात की बैलेंस रैंकिंग अनाउंस की, तब भी मैं किंग ऑफ फ्रुगैलिटी का टाइटल लेकर नंबर 1 पर मजबूती से बैठा हुआ था। लाइव स्ट्रीम के 7वें दिन की सुबह प्रोडक्शन टीम ने 5 गेस्ट्स को फर्स्ट फ्लोर लॉबी में इकट्ठा किया। होस्ट सियाओविन मुस्कुराया और मीनिंगफुली बोला, आज हम 5 हैवीवेट गोल्ड टियर स्पॉन्सर्स का वेलकम करेंगे और ये 5 स्पॉन्सर्स आज का पूरा दिन तुम 5 गेस्ट्स के साथ मिलकर फ्रूगल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। मी ने हाथ उठाकर सवाल पूछा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर वो लोग हमारे साथ फ्रूगल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या वो अपने खुद के पैसे लेकर आएंगे? प्रोडक्शन टीम ने रूल बना दिया है कि ये 5 स्पॉन्सर्स अपने साथ एक पैसा भी नहीं ला सकते, इसलिए आज उनका सारा खर्चा तुम लोगों को उठाना होगा। सब लोग क्या, इतने दिन से खुद का गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा था और अब 5 और लोगों का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। और ये ऐसे 5 लोग थे जिन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते थे, सिर्फ डिस्पेयर, पूरा का पूरा डिस्पेयर। नेटिजन्स को भी हमारे लिए बुरा लग रहा था। देखो, प्रोडक्शन टीम ऑडियंस को बिल्कुल आउटसाइडर नहीं समझती। कितना डर्टी गेम खेल रहे हैं। ये तो सीधा गेस्ट्स के ऊपर 5 एक्स्ट्रा लोगों का बोझ डाल दिया। ये लोग तो वैसे ही मुश्किल से अपना पेट भर पा रहे हैं, क्या इन्हें बिल्कुल डेड एंड तक धकेलना चाहते हैं? मुझे पहले ही पता था कि 5 मिलियन का प्राइज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि फुयान शांग इतना कंजूस है कि क्या स्पॉन्सर्स को भी फ्री फूड के लिए घुमाएगा? शायद नहीं। आखिर ये बड़े लोग हैं जिन्हें नाराज करने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसलिए इनकी अच्छी तरह सर्विस करनी ही पड़ेगी, वरना स्पॉन्सर्स नाराज होकर उन्हें शो से निकाल देंगे। फिर 5 मिलियन का प्राइस भूल जाओ। स्पॉन्सर्स को गेस्ट्स के साथ फ्रूगल लाइफ एक्सपीरियंस करवाने का आइडिया असिस्टेंट डायरेक्टर का नया गिमिक था, ताकि शो और इंटरेस्टिंग बन सके। हर थोड़ी देर में गेस्ट्स के सामने नए हर्डल्स रखोगे, तभी शो को व्यूज मिलेंगे। सबके थोड़े उदास चेहरे देखकर शाओलिन मुस्कुराई और हाथ हिलाकर बोली, थोड़ा चीयरफुल हो जाओ सब लोग, हम लाइव हैं, स्पॉन्सर्स सब देख रहे हैं। और वैसे भी दूसरे वैरायटी शोज में कितने गेस्ट स्पॉन्सर्स के पास जाने का चांस मांगते रहते हैं, फिर भी नहीं मिलता। तुम लोगों को तो ऑनर्ड फील करना चाहिए। मी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वो दूसरे वैरायटी
शोज हैं, हमारी उनसे कंपैरिजन कैसे हो सकती है? शाओलिन ने भौं उठाई। क्यों नहीं हो सकती? कुछ शोज तो गेस्ट्स को लिविंग एक्सपेंसेस के नाम पर एक पैसा तक नहीं देते, उन्हें खाना और कपड़े सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। हम भी वैसे ही करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रोडक्शन टीम ने रूल बना दिया कि लेबर के बदले बेनिफिट्स लेना अलाउड नहीं है। लेबर के बदले बेनिफिट्स लेना रूल्स के खिलाफ है। शाओलिन की नजर पांचों गेस्ट्स पर घूमे, इसलिए तुम लोगों को अपने एक्सक्लूसिव मनी सेविंग सीक्रेट्स पर भरोसा करके ही जीतना होगा। वैसे भी प्राइज मनी जीतने का चांस तुम्हारे सामने रख दिया गया है, जीत पाओगे या नहीं और कैसे जीतोगे ये सब तुम्हारी अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अभी सबसे कम पैसे जिंग मिंगवान के पास बचे हैं, उसके पास सिर्फ 222 युआन है और अब उसे एक स्पॉन्सर को भी एंटरटेन करना है, इसलिए उसे अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मैं जो अब तक चुप था अचानक बोल पड़ा, तो क्या आज हम सब स्पॉन्सर्स को साथ में एंटरटेन करेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले तुम लोग एक मिशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से हर कोई अपने लिए एक स्पॉन्सर चूज करेगा और उसके साथ 1-on-1 रहेगा। इस तरह हर कोई अपने ही पैसे खर्च करेगा, ये ज्यादा फेयर रहेगा। मुझे लगता है सारे स्पॉन्सर्स फुयान शेंग की टीम में आना चाहेंगे। आखिर अब सबको पांचों गेस्ट्स की फाइनेंशियल कंडीशन पता चल चुकी है। कौन नहीं चाहेगा एक रिच बंदे के साथ पूरा दिन गुजारना? बिल्कुल। अभी फुयान शो का रेजिडेंट टाइकून है। मुझे तो लगता है सारे पांचों स्पॉन्सर्स उसके साथ ही टीम बनाना चाहेंगे ताकि अच्छा खाना और अच्छी लाइफ एंजॉय कर सके। जरूरी नहीं, हाँ फुयान अभी सबसे अमीर है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो पैसे खर्च करने को रेडी भी है या नहीं। जितना बड़ा कंजूस वो है, मुझे तो लगता है ये डिजास्टर बनने वाला है। शाओलिन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मिशन ये है कि स्टाफ मेंबर के हाथ से जो कार्ड सबसे पहले ले लेगा वही सबसे पहले स्पॉन्सर चूज करेगा। स्टाफ मेंबर कार्ड्स लेकर डॉम के बाहर खड़ा है। मेन डोर बंद नहीं है। पांचों गेस्ट्स ने शाओलिन के दिखाए हुए डायरेक्शन में देखा। लगभग 100 मीटर दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था। ये तो सीधा 100 मीटर स्प्रिंट जैसा ही हुआ ना। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। जिम मिंगवान को छोड़कर जो दरवाजे से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो, बाकी चारों गेस्ट्स बिल्कुल आराम से चलना शुरू हुए। क्या स्पॉन्सर चूज करने के लिए सच में कम्पीट करना जरूरी है? वैसे भी एक और इंसान का खर्चा ही तो उठाना है, इतनी एनर्जी वेस्ट करके क्या फायदा? उधर पांचों स्पॉन्सर्स कार में बैठकर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। जिम मिंगवान को छोड़कर क्या सच में बाकी कोई हमारे लिए थोड़ा सा भी कम्पीट नहीं करना चाहता? अगर कम्पीट नहीं भी करना तो कम से कम 2 कदम दौड़ने का नाटक ही कर लो। इस बार के गेस्ट्स को ट्रेन करना सच में बहुत मुश्किल है। शाओलिन ने हमें 2 आराम वाले कदम चलने दिए। हमने 2 आराम वाले कदम ही चले थे कि उसे अचानक कुछ याद आ गया। टॉप 3 फिनिशर्स को प्रोडक्शन टीम की तरफ से एंटरटेनमेंट फंड मिलेगा। इससे पहले कि कोई पूछता कितना एंटरटेनमेंट फंड मिलेगा, शाओलिन और लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स ने सिर्फ एक वूश की आवाज सुनी। स्क्रीन पर कुछ आफ्टर इमेजेस जैसी फ्लैश हुई। हंसी नहीं रुक रही। पैसे सच में दुनिया चलाते हैं। इन चारों पर तो बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ एक सेकंड पहले बोल रहे थे कि बस एक और इंसान का खर्चा उठाना है, इसलिए आराम से चल रहे थे, और अगले ही सेकंड पैसे का नाम सुनते ही ऐसे भागे जैसे जूतों में आग लग गई हो। मैं तो इन लोगों को सलाम करता हूँ। जिम मिंगवान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सबसे पहले भागने के बाद भी पीछे वाले उससे क्रॉस कर जाएंगे। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि एक अजीब सी हवा उसके पास से निकली और फिर सब उससे पीछे छोड़ गए। ये हुआ क्या? अभी तो सब स्पॉन्सर चूज करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। आखिर में फर्स्ट प्लेस फनयू की आई, सेकंड प्लेस मेरी, थर्ड एंडलैन, फोर्थ मी और फिफ्थ जिम मिंगवान। फनयू जोर जोर से सांस लेते हुए अपनी लंबी टांगे लेकर वापस आया और फर्स्ट प्लेस का कार्ड शाओलिन को दे दिया। शाओलिन मुस्कुराई और कार्ड लेते हुए बोली, अब तुम अपना स्पॉन्सर चूज कर सकते हो। एक्साइटेड होने की जगह फनयू ने धीरे से एक और सवाल पूछा, पैसे कहाँ हैं? कितने हैं? अरे वाह, क्या तुम सब पैसे के कुएं में गिर गए हो? शाओलिन ने पॉकेट से एक नोट निकाला और फनयू को दे दिया। लो, प्रोडक्शन टीम की तरफ से एंटरटेनमेंट फंड। फनयू ने हाथ में रखे 5 युआन को देखा और गुस्से में हंस पड़ा। भला 5 युआन से कौन गेस्ट एंटरटेन करता है? वैसे तुम चाहो तो इसे लेना भी मत। शाओलिन मुस्कुराते हुए नोट वापस लेने ही वाली थी कि फनयू ने तुरंत खींच लिया। 5 युआन भी पैसा ही होता है, कुछ न होने से तो बेहतर है। रनर अप होने की वजह से मुझे भी 5 युआन मिले। मैं अपने हाथ में रखे उस 5 युआन को बिना कुछ बोले देखता रहा। उस पर जैसे लिखा हुआ था, प्रोडक्शन टीम इक्वल्स टू डॉग्स। मी और जिम मिंगवान को 1 पैसा भी नहीं मिला था, इसलिए दोनों थोड़ा कड़वा फील कर रहे थे। स्पॉन्सर चूज करने का तरीका लॉटरी ड्रॉ था और ड्रॉ रीसेंट रैंकिंग्स के ऑर्डर में हुआ। इस सेगमेंट ने जिम मिंगवान का मूड काफी बेटर कर दिया। जब ड्रॉ खत्म हुआ और रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिम मिंगवान को लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो, क्योंकि उसके कार्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था नैनचिंग एंटरटेनमेंट। वो इतना इमोशनल हो गया कि लगभग रो ही पड़ा। और मेरी बारी में मुझे जोंगजिंग ग्रुप मिला। सब कुछ सेट हो गया। कार के अंदर लाइव स्ट्रीम देख रही शेन डाइनिंग ने जैसे ही मेरा ड्रॉ रिजल्ट देखा, उसके होठों के कोने पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन बाकी 4 स्पॉन्सर्स शेन डाइनिंग को थोड़ी सिंपैथी भरी नजर से देख रहे थे। जब सब गेस्ट्स अपना स्पॉन्सर ड्रॉ कर चुके, शाओलिन बोली, ठीक है सब लोग जाकर तैयार हो जाओ, स्पॉन्सर्स के आते ही प्रोडक्शन टीम तुम्हें इन्फॉर्म कर देगी। शाओलिन के बात खत्म होते ही जिम मिंगवान तुरंत सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में गया ताकि एक बार और टचअप कर सके। मैंगी पहले किसी और पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी, फिर उसने अपना ख्याल बदल लिया। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी न्यूवो रीच हूँ, अगर किसी बड़े इंसान से कनेक्शन बनाने का चांस मिल रहा है तो ये बुरी बात नहीं है। वो अपने रूम में वापस गई और 2 युआन वाले साबुन से बड़े सीरियसली अपने बाल धोने लगी। जिम मिंगवान और मैंगी जहां अपने स्पॉन्सर्स का वेलकम करने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा हाल फनयू और एनलैन का था। दोनों अपने रूम्स में वापस गए, सीधा कंबल के अंदर घुस गए
और दोबारा सो गए। दोनों के चेहरे पर बस एक ही एक्सप्रेशन था, जो होगा देखा जाएगा। दोनों स्पॉन्सर्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे और मैं किंग ऑफ फ्रुगैलिटी अपने बेड पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। ऐसे दिख रहा था जैसे बहुत बिजी हो, बस ये नहीं पता था कि किस चीज में बिजी हूँ। जब स्टाफ स्पॉन्सर्स को सेट पर लेकर आया तब उन्होंने गेस्ट्स को भी इन्फॉर्म किया। जिम मिंग वान नैनचिंग एंटरटेनमेंट के बॉस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। फर्स्ट फ्लोर लॉबी में 5 बहुत ही खूबसूरत वुमेन खड़ी थी। उनमें से एक लंबी और स्लिम वुमेन थी जिसके पूरे पर्सनालिटी से एलिगेंस झलक रही थी। इस वुमेन से पंगा लेना सही नहीं होगा, इससे थोड़ा डिस्टेंस ही रखना बेहतर है। बस ये नैनचिंग एंटरटेनमेंट की बॉस ना हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर ज्यादा देर इसके पास रहा तो शायद खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। कहीं स्पैरो से फीनिक्स बनने से पहले ही कैनन फॉडर न बन जाऊं। एक औरत के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है, इसमें नुकसान फायदे से ज्यादा है। जब जिम मिंग वान दिल ही दिल में ये सब सोच रहा था तब शियाओलिन पहली मिडिल एज वुमेन के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी स्माइल में हल्का सा फ्लैटरी था। उसने जिम मिंग वान से इंट्रोड्यूस कराया। ये नैनचिंग एंटरटेनमेंट की वाइस प्रेसिडेंट ली हैं। ओरिजिनली कंपनी के बॉस आने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी वजह से उन्होंने अपना प्लान बदल दिया, इसलिए उनकी जगह कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट आई। अंदर ही अंदर जिम मिंग वान एक्साइटमेंट से पागल हो रहा था, लेकिन सामने वाले एग्जीक्यूटिव को ये ना लगे कि वो बहुत पैटी या दुनिया से अनजान है, इसलिए उसने खुद को काम दिखाकर हल्का सा स्माइल करके बोला, हेलो प्रेसिडेंट ली, आपसे मिलकर खुशी हुई। वाइस प्रेसिडेंट ली ने भी उसकी तरफ बहुत फ्रेंडली स्माइल दी, जिससे जिम मिंग वान ने चैन की सांस ली। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं, प्रोडक्शन टीम ने कहा था कि तुम लोग ही हमारा ख्याल रखोगे। जिम मिंग वान को तुरंत अपनी जनरोसिटी दिखाने का मौका मिल गया। तो चलिए मैं आपको ब्रेकफास्ट करवाता हूँ, जब तक मेरी औकात के अंदर है जो चाहे ऑर्डर कीजिए। प्रोडक्शन टीम सच में हमसे मजाक कर रही है, स्पॉन्सर्स का ब्रेकफास्ट तक कवर नहीं कर रही। लगता है जिम मिंग वान सच में अपनी सारी सेविंग्स उड़ाकर स्पॉन्सर को एंटरटेन करेगा। उसे देखकर तो लगता है वो वैसे ही करेगा। बीच में खड़ी वो वुमेन कौन है? तुम्हारे पास 3 मिनट है, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एनलैंड भी अपना स्पॉन्सर रिसीव करने नीचे आ गई। मैंगी को फॉर्च्यून 500 कंपनी टीएन इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट का बेटा मिला। हा। हेलो, मैं मैंगी हूँ। हेलो, मैं हुआंग ग्रुप से शियाओ चेंग हूँ। क्या हुआंग ग्रुप के लोग सब इतने ही डरे डरे रहते हैं? ये बंदा स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं लगता। कम से कम किसी बड़े स्पॉन्सर वाली औरा तो होनी चाहिए। शियाओ चेंग को देखकर मुझे तो एनलैंड ही ज्यादा स्पॉन्सर लगती है। क्या शियाओ चेंग बस नेचुरली बहुत अप्रोचेबल इंसान है? मैंगी और एनलैंड की टीम्स का कम्युनिकेशन स्टाइल बिल्कुल 2 एक्सट्रीम्स पर था। हा, उसने भौं से कोड़ी और सिर्फ इतनी धीमी आवाज में बोला कि बस दोनों ही सुन सके। शेन डिनिंग ने हल्का सा उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक उसे याद आया कि शेन डाइनिंग ने अभी हाल ही में जोंगजिंग ग्रुप का कंट्रोल संभाला है। तुम्हें उससे क्या मतलब? शायद वो कंपनी की इमेज और अपनी रेपुटेशन इंप्रूव करने के लिए ही कैमरा के सामने आई है, इसलिए इस बार उसने एक्सेप्शन करके शो में आना एक्सेप्ट किया। अरे आंटी, आपकी पेयरिंग उस फुयेन वाले बंदे के साथ हुई है ना? मेरी एक हेल्प करना प्लीज, उसे तंग मत करना और थोड़ा उसका ख्याल रखना। इस शो में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। पहले 2 दिन सिर्फ उसने ही मेरे हॉस्पिटल बिल्स पे किए थे और मेरे लिए स्पेशली एक अंडा भी उबाला था। और हाँ, जो भी हो उसे ये बिल्कुल मत बताना कि आप मेरी आंट हो। क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करेगा। शेन डाइनिंग की ठंडी सी भौं हल्की सी हिली। मैंने कब उसे प्रोवोक किया है? उसने बोला था कि उसे ऐसी विमेन पसंद नहीं जो नेफ्यूज रखती हैं। क्या उस सेंटेंस का असली पॉइंट नेफ्यू नहीं था? फिर उसने अपनी आंट को और भी ठंडी आवाज में एक और ज्यादा चुभने वाली बात बोलते सुना। अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त नेफ्यू के बिना वाली वुमेन बन सकती हूँ। मुझे ऐसा नेफ्यू नहीं चाहिए जो 3 दिन में सिर्फ 9 मील्स खाकर खुद को भूखा रखे। बहुत एम्बैरेसिंग है। उसने तुरंत शेन डाइनिंग की बात का दूसरा मतलब समझ लिया। उसकी आंट उसे एम्बैरेसमेंट बोल रही थी, वो उसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। ये औरत इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है? हम खून के रिश्ते में हैं, ऐसे ही मुझे छोड़ देगी? फुयन ने तुरंत जवाब दिया, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि खुद को भूखा रखूं। मैं बस सबको दिखाना चाहता था कि मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। शेन डाइनिंग ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, सिर्फ बच्चे ही अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए भूख हड़ताल का यूज करते हैं। फुयन कुछ पल के लिए चुप हो गया, उसके पास जवाब ही नहीं था। तभी साइड से मिंगे अचानक आगे बढ़ी। हेलो, मैं मिंगे हूँ। ये सारे स्पॉन्सर्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट फिगर्स थे। अगर वो इस शो में नहीं आती तो शायद पूरी जिंदगी में कभी इस लेवल के लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। चाहे वो इनसे कनेक्शन बना पाए या नहीं, कम से कम पहचान तो बना ही लेनी चाहिए। और जब वो नीचे आई थी तभी उसने चुपके से सब स्पॉन्सर्स को ऑब्जर्व किया था। उसके सामने खड़ी ये वुमेन, चाहे लुक्स हो, ऑरा हो या आउटफिट, बाकी सब स्पॉन्सर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रही थी। नेचुरली उसे ही पहले अप्रोच करना चाहिए था। मिंगे ने बोलते बोलते अपना हाथ बढ़ाया ताकि शेन डाइनिंग से हैंडशेक कर सके। शेन डाइनिंग की नजर मिंगे पर टिक गई, लेकिन उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वो बस बिना कुछ बोले उसे देखती रही। मिंगे को बिना वजह ली टेंशन और डर महसूस होने लगा। उसे तुरंत पछतावा हुआ कि वो खुद आगे बढ़कर हेलो बोलने क्यों आ गई। कुछ सेकंड्स बाद जब मिंगे बेचैनी से खड़ी थी, शेन डाइनिंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो ना जिसे एक अंडा खाने का बहुत मन था लेकिन खुद खरीद नहीं सकती थी, इसलिए तुमने दूसरे मेल गेस्ट का अंडा फ्री में लेने की कोशिश की थी। तुम वही वुमेन हो ना? मिंगे का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नेटिजन्स हंसी से लोटपोट हो गए। ये ब्यूटी कितनी सैवेज है, मैं हंसी से मर जाऊंगा। ये ब्यूटीफुल स्पॉन्सर मेरी स्पोक्स पर्सन है क्योंकि ये वही बात बोल रही है जो मैं हमेशा मिंगे के मुंह पर बोलना चाहता था। ये वुमन तो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो सीधा गलत के खिलाफ बोल देते हैं। शेन डाइनिंग के बोलने के बाद भी उसने मिंगे से हाथ नहीं मिलाया। मिंगे ने जबरदस्ती एक ऑकवर्ड स्माइल दी। उसकी उंगलियां हवा में ही हल्की सी हिली और उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींच लिया। नहीं, आपको शायद गलत समझ हुआ
हुआ है, मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। जब उसने देखा कि शेन डाइनिंग उसे बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती तो उसने और बेइज्जती करवाना ठीक नहीं समझा। 2-4 फॉर्मल बातें करके वो अपने स्पॉन्सर को लेकर ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकल गई। डॉम के बाहर आते ही मिंगे को इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि उसने दिल ही दिल में गाली दी। बस थोड़े गंदे पैसे आ गए हैं इसके पास, इतना एटीट्यूड किस बात का है? रुक जाओ, जब मेरे पास पैसे होंगे ना, आज की ये बेइज्जती मैं 10 गुना वापस करूंगी। एनलान मिंगे जैसी नहीं थी। वो शेन डाइनिंग को इम्प्रेस करने या बटरिंग करने की कोशिश नहीं कर रही थी। शाओ चैंग को हेलो बोलने के बाद वो सीधा मुड़कर उसे ऊपर ले गई। वो आगे चल रही थी और शाओ चैंग चुपचाप उसके पीछे। नेटिजन्स लगातार कमेंट्स कर रहे थे। अगर मुझे ना पता होता कि शाओ चैंग स्पॉन्सर है तो मैं समझता ये कोई रिच यंग मिस और उसका बटलर है। सच में बिल्कुल रिच यंग मिस और उसके बटलर जैसा लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे लगातार लग रहा है कि यहाँ सबसे मिस्टीरियस इंसान एनलान ही है ना? वो बहुत ही लो की वाइब देती है। शो में उसकी प्रेजेंस भी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन टीम की नेचर देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी फ्री लोडर को शो में रखेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। किंग ऑफ चीप किड्स फू येनशांग, क्वीन ऑफ मूचिंग मांगी, स्टारवेशन सेंट ऑफ 9 मील्स इन 3 डेज जिमिंग गॉन, इनमें से किसी को भी देखो, कोई भी सिंपल कैरेक्टर नहीं है। और एनलान ही एक ऐसी है जो बहुत ही नॉर्मल और ऑर्डिनरी लगती है। इसी वजह से वो और भी सस्पिशियस लगती है। प्रोडक्शन टीम जब गेस्ट्स बुलाती है तो किसी बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान को कभी इन्वाइट नहीं करेगी, वरना शो में ड्रामा ही नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये पांचों ही प्रोडक्शन टीम के हायर किए हुए एक्टर्स हैं। फन यू को जिस स्पॉन्सर को एंटरटेन करना था वो एसी ग्रुप के चेयरमैन फांग थे। चेयरमैन फांग का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस था और उनके अंदर एक बॉस वाली अथॉरिटी साफ दिख रही थी। शाओया, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। उन्होंने बिल्कुल वैसे टोन में बोला जैसे किसी एम्प्लॉई को ऑर्डर दे रहे हो। बोलते ही बिना फन यू की तरफ देखे सीधा मुड़कर चल दिए, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो हमेशा दूसरों को नीचा समझते हैं। फन यू ने चेयरमैन फैन की पीठ देखी और अंदर ही अंदर इरिटेट हो गया। ये खुद को समझता क्या है? मैं इतना बड़ा यंग मास्टर हूँ और ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये मेरा पैसा खर्च कर रहा है। ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है? मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फन यू को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि स्पॉन्सर ऑफेंड होगा या नहीं। वो सीधा मुड़कर वापस ऊपर सोने चला गया। चेयरमैन फांग कुछ कदम चलने के बाद रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि फन यू पीछे आ ही नहीं रहा। वो वापस मुड़ गए, लेकिन पीछे देखा तो फन यू का कोई निशान ही नहीं था। उनका चेहरा तुरंत और भी खराब हो गया। आखिर चेयरमैन फैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें खुद ही ऊपर जाकर फन यू को ढूंढना पड़ा। फर्स्ट फ्लोर लॉबी में अब सिर्फ शेन येनिंग अकेली खड़ी रह गई थी। बाकी सब स्पॉन्सर्स को उनके गेस्ट ले जा चुके थे, सिर्फ वो अकेली वहीं खड़ी थी। एक पल के लिए वो काफी लोनली और बेचारी सी लग रही थी। शाओलिन को डर हुआ कि कहीं शेन येनिंग नाराज ना हो जाए, इसलिए वो तुरंत बोला, मैं ऊपर जाकर गेस्ट को जल्दी भेजता हूँ। जरूरत नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर से एक आदमी आराम से सीढ़ियां उतरता हुआ नजर आया। मैंने लॉबी के बीच खड़ी उस स्लिम फिगर को देखा और सीधा उसके पास चला गया। मैंने खुद हाथ बढ़ाया। हेलो, पहले थोड़ी पहचान कर लेते हैं, मैं फूयन। शेन येनिंग के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी और सफेद उंगलियां मेरी खुरदुरी और हड्डी वाली हथेली पर टिक गई। शेन येनिंग, क्या हम पहले ऊपर जाकर बात कर सकते हैं? नेचुरली नेटिजन्स हैरान रह गए। ये जोंगजिंग ग्रुप की बिग बॉस है, इतनी खूबसूरत। अब समझ में आया हर साल इतने लोग जोंगजिंग में जॉब के लिए जान क्यों लगा देते हैं। अगर बॉस ऐसी हो तो रोज ऑफिस जाने का मन करे। मुझे तो लग रहा है शेन येनिंग का एटीट्यूड फूयन और मी के साथ बिल्कुल दिन और रात जैसा अलग है। मैं शेन येनिंग को लेकर 3rd फ्लोर पर अपने प्राइवेट रूम में गया। वहाँ लाइव स्ट्रीम कैमराज नहीं थे। जैसे ही शेन येनिंग मेरे पीछे रूम में आई और आसपास देखने ही वाली थी, मैंने तुरंत मुड़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शेन येनिंग ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी भौं उठाई, जैसे बिना बोले पूछ रही हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आराम से दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ पॉकेट्स में डालकर। सच सच बताओ, तुम्हारे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है ना? बस यही पूछना था। हाँ, आखिर तुम शो की स्पॉन्सर हो। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल ही बिना पैसे के हूँ? बस यही पूछना था। हाँ, आखिर तुम शो की स्पॉन्सर हो। मुझे नहीं लगता प्रोडक्शन टीम में इतनी हिम्मत होगी कि स्पॉन्सर्स के सारे पैसे भी रख ले और तुम हमारे साथ एक अच्छा मील भी अफोर्ड न कर सको। शेन येनिंग ने हल्का सा सिर घुमाया और धीरे से मुस्कुराई, फिर बिल्कुल आराम से अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपनी गहरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी तलाशी ले लो। 1 सेकंड बाद उसने आराम से और कहा, जो भी मिलेगा सब तुम्हारा। शेन येनिंग को इतनी कैजुअली अपने हाथ फैलाते देखकर मेरी बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। हाँ, पहले मेरा प्लान था स्पॉन्सर से थोड़े पैसे निकलवा लूं। आखिर इस शो में स्पॉन्सर ही सबसे बड़ा बॉस होता है। लेकिन किसने सोचा था कि स्पॉन्सर भी इस गेम में कुछ नहीं कर सकता। अब तो सच में सब कुछ हमें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। मेरा दिल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। तलाशी लेने की जरूरत नहीं, मुझे प्रेसिडेंट शेन पर भरोसा है। शेन येनिंग ने हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं बाहर वेट करती हूँ। ठीक है, 1st फ्लोर पर मेरा थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। मैं पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में बिजी था, अभी तक मुंह भी नहीं धोया। कोई जल्दी नहीं है। इतना कहने के बाद शेन येनिंग के लाल होंठ हल्की सी खुले, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो। लेकिन 2 सेकंड चुप रहने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। मैं साइड में हट गया और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन मेरे पास से गुजरते वक्त वो अचानक रुक गई। लड़कों को भी खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आगे से हर किसी वुमन को अपने रूम में मत आने दिया करो। इतना कहकर वो सीधी बाहर निकल गई। मैं उसकी जाती हुई बैग को देखकर बस चुप रह गया। अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए और प्रेसिडेंट शेन इतनी जल्दी बाहर आ गई। दोनों रूम के अंदर कर क्या रहे थे? क्या कोई ऐसी बात हुई जो हम VIP ऑडियंस नहीं सुन सकते? अरे मुझे तो लगा था फूयन उस पर लाइन मारेगा। किसने सोचा था कि CEO शेन बिल्कुल सेफ बाहर आ जाएगी। हाँ, ऊपर वाले कमेंटर तुम नए लगते हो, मैं पुराना फैन हूँ इसीलिए बता देता हूँ। फूयन की पर्सनालिटी देखकर एक बात पकी है, ये किस चोरी
नहीं करेगा, सिर्फ पैसे चोरी करेगा। मुझे लगता है फुयन स्पॉन्सर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था ताकि फर्स्ट प्लेस पक्का कर सके। आखिर वो जोंगजिंग ग्रुप की बॉस है। कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो कब का बटरिंग शुरू कर देता। ऐसा नहीं है कि मैं बटरिंग नहीं करना चाहता, मैं तो खुद जोंगजिंग में जॉब पाने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन बटरिंग इतनी आसान नहीं होती। पहली बात, मेरे पास बॉस के लिए गिफ्ट्स खरीदने के पैसे ही नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। उन जैसे बड़े बॉस के पास इतना टाइम नहीं होता कि मुझे खुद को प्रूव करने का मौका दें, और मैं अपना बॉडी यूज करके उन्हें सीड्यूस भी नहीं कर सकता। मैं इतनी मेहनत पैसे कमाने के लिए इसलिए करता हूँ ताकि खुद और अपने प्यारे लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकूं, ना कि खुद को गिराकर उन्हें मेरे लिए परेशान और दुखी करूं। इससे अच्छा मेरे सामने जो $5 मिलियन का प्राइज है वही जीतने की कोशिश करूं। वो ज्यादा रियलिस्टिक है। मैंने जल्दी से ब्रश किया, मुंह धोया और फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। सोफा पर बैठी शन येनिंग की तरफ देखकर मैंने पूछा, ब्रेकफास्ट किया? नहीं किया तो चलो साथ चलते हैं। नहीं किया। शन येनिंग खड़ी हुई और चुपचाप मेरे पीछे चल दी। शायद उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं उसे किस जगह ब्रेकफास्ट करवाने लेके जा रहा हूँ। सच कहूँ तो शायद वो अंदर ही अंदर काफी अनईजी फील कर रही होगी। नेटिजन्स भी शन येनिंग के लिए टेंशन में थे। आखिर मैं जिन जगहों पर खाना खाता हूँ वहां जाना सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जिनकी स्किन बहुत थिक हो और मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो। अगर शर्म ज्यादा हो या मेंटल स्टेट वीक हो तो मेरे साथ फ्री फूड ढूंढते हुए चलना मुश्किल है। हम दोनों लगभग 20 मिनट चले और आखिर एक जगह पहुंचे। वो एक नया खुला हुआ ब्रेकफास्ट शॉप था। बड़े ग्लास विंडो पर एक बोर्ड लगा था, ग्रैंड ओपनिंग फ्री पॉरेज, ग्रैंड ओपनिंग फ्री पॉरेज। लेडी बॉस ने हमें डोर पर खड़े देखा। हाथ में कपड़ा पकड़े हुए वो तुरंत मुस्कुराते हुए हमारे पास आई। हैंडसम लड़के, ब्यूटीफुल लेडी, अंदर आओ, बाहर खड़े मत रहो, जो खाना हो अंदर आकर देख लो, आओ आओ। मैं आराम से स्टाइल में अंदर चला गया और मासूम सी स्माइल देकर बोला, मैम बाहर लिखा है कि पॉरेज फ्री है, अगर कस्टमर्स सिर्फ पॉरेज ही खाकर चले गए तो आपका बहुत नुकसान नहीं होगा। लेडी बॉस ने पहले हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, जब मेरी शॉप ने ये प्रमोशन चलाया है तो लोग पेट भरकर खाएंगे ही, हम उससे नहीं डरते, जितना खाना है खाओ। मैं खुलकर मुस्कुराया, आप कितनी जनरस हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी। कॉम्प्लीमेंट सुनते ही लेडी बॉस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुशी छुपा ही नहीं पा रही थी और हमें तुरंत सेल्फ सर्विस एरिया तक ले गई। यहाँ से खुद ले लेना, मैं अपना काम करती हूँ। लेडी बॉस ने दिल ही दिल में सोचा, ये लड़का कितनी मीठी बातें करता है, कितना पोलाइट और वेल मैनर्ड है। लेडी बॉस के जाते ही मैंने साइड डिशेस की तरफ देखा भी नहीं, सीधा पॉरेज काउंटर ढूंढा और शन येनिंग को साथ ले गया। यहाँ पॉरेज की काफी वैरायटी थी, वेजिटेबल पॉरेज, सेंचुरी एग और लीन मीट पॉरेज, मिलेट पॉरेज, श्रेडेड चिकन पॉरेज, लगभग 6-7 ऑप्शंस थे। मैं मुड़कर शन येनिंग की तरफ मुस्कुराया, प्रेसिडेंट शन देखिए, ये पूरा एरिया वो एम्पायर है जो मैंने आपके लिए जीता है, जो चाहे चूज कर लीजिए। मेरी हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल टॉप लेवल की थी। शन येनिंग हल्की सी हंसी, वेजिटेबल पॉरेज, जी प्रेसिडेंट शन। मैं मुस्कुराया, वेजिटेबल पॉरेज, आपका ऑर्डर। मैंने उसके लिए एक बोल वेजिटेबल पॉरेज निकाला। जैसे ही बोल भरकर दिया, मैंने देखा उसकी नजर हॉट फूड और कोल्ड डिशेस वाले सेक्शन की तरफ चली गई। मैंने तुरंत बोल साइड में रखा और हल्का सा उसका चेहरा वापस घुमा दिया। प्रेसिडेंट शन, एम्पायर का वो हिस्सा अभी फॉरबिडन एरिया है, क्योंकि आपका ये हम्बल होस्ट बिल्कुल कंगाल है, अभी तक उस एरिया पर कब्जा नहीं कर पाया। फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल कंगाल, मेरे पैर। फुयन शैंग की पॉकेट में 900 युआन से ज्यादा है, फिर भी प्रेसिडेंट शन के लिए एक पैसा खर्च नहीं करेगा। इस कंजूस को देखो। फुयन शैंग तो हंसी से मार ही देगा, बेचारी प्रेसिडेंट शन। सिर्फ पॉरेज, साथ में एक पत्ता सब्जी तक नहीं। मुझे पहले ही पता था, ये कंजूस फुयन शैंग सामने स्पॉन्सर ही क्यों ना हो, एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। पॉरेज फ्री है और अनलिमिटेड रिफिल भी मिलता है, जितना मर्जी पियो। ये बात मैंने अंदर आते ही खुद लेडी बॉस से कंफर्म कर ली थी। हम दोनों सिर्फ फ्री पॉरेज खा रहे थे और कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहे थे, इसलिए आसपास बैठे कस्टमर्स हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। लेकिन मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, मुझे किसी की नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फ्री पॉरेज है, कहीं भी मिनिमम ऑर्डर लिखा हुआ नहीं था। और वैसे भी अगर मुझे 5 मिलियन का प्राइज नहीं जीतना होता तो मैं भी सिर्फ प्लेन पॉरेज खाकर खुश नहीं होता। मेरे सामने रखे सेंचुरी एग और लीन मीट पॉरेज के 2 घूंट पीने के बाद मैंने सामने बैठी शन येनिंग की किलम देखा। मुझे लगा था इतनी बड़ी प्रेसिडेंट शन शायद इस तरह फ्री में खाना खाने की आदत नहीं होगी, लेकिन मेरी सरप्राइज की कोई हद नहीं रही। वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं थी, बहुत ही आराम से बड़े ग्रेसफुल तरीके से पॉरेज खा रही थी, जैसे किसी मिशलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट में डाइनिंग कर रही हूँ। लेकिन बाकी सब टेबल्स पर साइड डिशेस, फ्लैट ब्रेड्स, श्रिम्प डम्पलिंग्स और न जाने कितनी चीजें लगी हुई थी। बिल्कुल फीस्ट जैसा सीन था। और हमारी टेबल सिर्फ 2 बोल्स पॉरेज के और कुछ भी नहीं। चाहे हम कितने भी काम, कंपोज्ड और एलिगेंट तरीके से खा रहे थे, कंपैरिजन में हम दोनों काफी बेचारे लग रहे थे। मेरे दिमाग में तो इन दोनों के लिए ऑटोमेटिकली कोई सैड सोलो बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा था। प्रेसिडेंट शन जो बचपन से ही सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई थी, शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेचारा ब्रेकफास्ट कभी नहीं किया होगा। जब लेडी बॉस ने देखा कि मैं और शन येनिंग सच में सिर्फ फ्री पॉरेज ही खा रहे हैं और कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल शॉक हो गई। साइड डिशेस तो नहीं थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पॉरेज में नमक बिल्कुल सही अमाउंट में था। मेरा तीसरा बोल खत्म होते ही मेरा पेट भर गया। मैं उठकर लेडी बॉस के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, मैम ये प्रमोशन कल भी रहेगा ना? कब तक चलेगा? इस वेंसडे तक, अभी 2 दिन और चलना है। जवाब देने के बाद लेडी बॉस खुद को रोक नहीं पाई और टेबल पर बैठी शन येनिंग की तरफ क्यूरियस नजर से देखने लगी। यंग मैन, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो मेरी बॉस है। लेडी बॉस को तुरंत सब समझ आ गया। अच्छा, बॉस है, तब तो इसकी कंजूसी बिल्कुल समझ में आती है। लेडी बॉस ने दिल ही दिल में सोचा, ये पॉरेज शॉप सिर्फ सुबह ही खुलती है, वरना मेरा तो मन था कि पूरा दिन यहीं बैठा रहूं। ठंडी एसी भी है, खाना
खाना भी है, भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शेन येनिंग ने मेरी तरह ज्यादा नहीं खाया, उसने सिर्फ एक बोल पॉरेज खाया और वो भी बहुत आराम से। उसके खत्म करने का वेट करते हुए मैंने बहुत सी कोड़ी, तुमने सिर्फ एक बोल खाया, सच में पेट भर गया? हाँ, मेरा पेट भर गया। वो काफी पिकी ईटर थी, जो चीज उसके टेस्ट की ना हो उसे वो मुश्किल से ही खाती थी, लेकिन आज उसने ये एक बोल पॉरेज पूरा फिनिश किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये भी नहीं खाया तो पता नहीं अगली 2 मील्स में उसे इससे भी मुश्किल चीजें खानी पड़ जाएं। वैसे भी वो इस शो में वेकेशन मनाने नहीं आई थी। आने से पहले शेन येनिंग ने मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया था, बस उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रेपरेशन बिल्कुल भी काफी नहीं पड़ेगी। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बड़े एंथुजियाज्म के साथ उसे हर जगह घुमाना शुरू कर दिया। पार्क, किंडरगार्टन के गेट, मॉल और न जाने कितनी पब्लिक प्लेसेस पर ले गया, जहां जहां फ्री मिनरल वाटर, मास्क, स्नैक्स, फेस मास्क और दूसरे फ्रीबीज मिल रहे थे, सब ले लिए। फिर जब लंच का टाइम आया तो मैंने इंसिस्ट किया कि लंच की जगह सीधा आफ्टरनून टी करते हैं, मतलब लंच को ऐसे ही कैंसिल कर दिया। मैं आज रात तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, एकदम ग्रैंड फीस्ट। सच में, मैंने बहुत ही सिंसियर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्रॉमिस। शेन येनिंग ने कोई ड्रामा नहीं किया, वो बस हल्की सी मुस्कुराई और बहुत इजी गोइंग तरीके से बोली, ठीक है। शेन येनिंग जब मुस्कुराती थी तब वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी और काफी अप्रोचेबल भी। लोग कहते हैं ब्यूटी देखकर भी पेट भर जाता है, लेकिन जब सच में भूख लगी हो तब ब्यूटी किसी काम की नहीं होती। स्क्रीन के उस पार से भी मुझे प्रेसिडेंट शेन की डिस्पेयर फील हो रही है। प्रेसिडेंट शेन किस तरह की लाइफ जी रही हैं? अगर फुयान सर्वाइव कर सकता है तो उसे भी सर्वाइव करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकती तो भी सहना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट शेन की किस्मत ही खराब थी जो उसकी पेयरिंग अल्टीमेट चीप स्केट फुयान के साथ हुई। लेकिन याद रखो, बाकी गेस्ट्स अभी स्पॉन्सर्स को शानदार खाना खिला रहे हैं, उनकी ये शान बस कुछ देर की है। आखिर में असली बात यह है कि 5 मिलियन का प्राइज मनी किसके हाथ में होगा। आफ्टरनून टी बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में वो सुपरमार्केट में मिलने वाले फ्री फ्रूट और पेस्ट्री सैंपल्स ही थे। आज हम थोड़ा लेट पहुंचे थे क्योंकि पार्क से यहाँ तक चलकर आने में टाइम लग गया था। जब तक हम आए ज्यादा फ्रूट्स और पेस्ट्रीज बचे ही नहीं थे। मैंने फ्रूट प्लेटर पे पड़े हुए बेचारे से आखिरी 3 मैंडरिन ऑरेंज के पीसेस को बहुत भारी दिल से देखा। साइड से एक नया टूथपिक उठाया, एक शेन येनिंग को दिया और एक खुद ले लिया। फिलहाल इसी से काम चला लो, आज रात मैं तुम्हें पक्का एक प्रॉपर मील खिलाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। इतना कहकर मैंने एक ऑरेंज पीस उठाया और मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसका जूसी पल्प मुंह में फूटा, मेरे जैसे भूखे इंसान को वो दुनिया की सबसे टेस्टी चीज लगी। आज ऑरेंजेस कितने स्वीट हैं, जल्दी एक टेस्ट करो। मेरी तीखी नजर के सामने शेन येनिंग ने अपनी लंबी और खूबसूरत उंगलियों से टूथपिक उठाया और एक ऑरेंज पीस लगाया, और मेरी आंखें वो उस ऑरेंज पीस का पीछा कर रही थी। लेकिन शेन येनिंग जैसे जानबूझकर बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही थी। उसे खाने की बिल्कुल जल्दी नहीं थी। मैं चुपचाप थूक निगल गया। उस ऑरेंज पीस को इतनी भूख से देख रहा था कि मेरी आंखें लगभग हरी चमकने लगी थी। प्रेसिडेंट शेन, पता है अगर आज तुम यहाँ नहीं आती ना तो ये तीनों ऑरेंज पीसेस मेरे होते, लेकिन इतनी भूख में भी मैंने आधे तुम्हारे साथ शेयर किए। मेरी हॉस्पिटैलिटी की सिंसियरिटी फील हो रही है ना? शेन येनिंग जोर से हंस पड़ी। हाँ, फील हो रही है, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। गेस्ट को होस्ट करते वक्त सिंसियरिटी होनी चाहिए। सिंसियरिटी हो तो बाकी सब मैटर नहीं करता। इतना बोलते बोलते शेन येनिंग ने देखा कि उसके हाथ वाला ऑरेंज पीस और प्लेट पर बचा हुआ आखिरी ऑरेंज पीस दोनों ही गायब हो चुके थे। मैंने उसके लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा था। मैं सच में बहुत भूखा था, वरना एक ऑरेंज के लिए उससे कम्पीट नहीं करता। स्पॉन्सर को तो सिर्फ एक दिन ये फ्रूगल लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, जबकि हमें अभी 24 दिन और ऐसे ही रहना है। आज रात शो खत्म होते ही शेन येनिंग घर जाकर जितना चाहे अच्छा खाना खा सकती है, लेकिन मेरा क्या, पता नहीं अगला मील कब मिले, इसलिए स्पॉन्सर को थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। शेन येनिंग ने अपने हाथ में बचे बिल्कुल साफ टूथपिक की तरफ देखा, जैसे 1 सेकंड पहले उस पर लगा ऑरेंज पीस सिर्फ भूख की वजह से हुआ कोई इल्यूजन हो, बस एक इल्यूजन। ऑरेंजेस खत्म करने के बाद मैंने टूथपिक डस्टबिन में फेंका और मुस्कुराकर शेन येनिंग की तरफ देखा। प्रेसिडेंट शेन, थोड़ा और पेशेंस रखो, आज रात मैं तुम्हें पक्का एक प्रॉपर डिनर खिलाऊंगा। मीट भी होगा, वेजिटेबल्स भी होंगे, इतना खिलाऊंगा कि पेट भर जाएगा। मैं सच में बहुत भूखा हूँ। सॉरी प्रेसिडेंट शेन, तुम्हारा एक मील मिस हो गया तो बस एक मील मिस हुआ, लेकिन मुझे तो हर दिन इसी तरह स्ट्रगल करके सर्वाइव करना है, इसलिए उम्मीद करता हूँ तुम नेक्स्ट टाइम दोबारा मत आना। शेन येनिंग ने मेरे डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन को देखकर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। प्रेसिडेंट शेन, अभी क्या हुआ, मेरा टैंजरीन कहाँ गया? वेलकम टू इस बड़े साईफाई ब्लॉकबस्टर में जिसमें स्टार्स हैं फुयान शांग और जोंग ग्रुप की सीईओ शेन। नाम है द डिसअपियरिंग टैंजरीन वेज। रुको जरा, 60 साल बाद सफेद बाल वाली सीईओ शेन अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पुरानी यादें सुना रही होंगी। उस दिन ग्रैंडमा को लंच भी नसीब नहीं हुआ था, सिर्फ पोटैटो चिप्स के क्रम्स मिले थे और फ्रूट खाने के टाइम सिर्फ टूथपिक ही काटने को मिली थी। फुयान शांग सच में कंजूसी की सारी हदें पार कर चुका है, स्पॉन्सर के हाथ से भी खाना छीन लिया। इस बंदे में तो सच में हिम्मत है। और सीईओ शेन को गुस्सा भी नहीं आया, क्या कमाल का इमोशनल कंट्रोल है। बुलेट कमेंट 6। मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि बाकी स्पॉन्सर्स का क्या हाल है। देखते हैं क्या सीईओ शेन ही सबसे ज्यादा बेचारी लाइफ जी रही हैं या नहीं। क्यूरियोसिटी की वजह से काफी नेटिफर्स दूसरे गेस्ट्स के लाइव स्ट्रीम्स में स्विच कर गए, सिर्फ ये कंपेयर करने के लिए कि सीईओ शेन की सिचुएशन कितनी बुरी है। चलो देखते हैं हमारे किंग ऑफ फ्रुगैलिटी की कंजूसी कितनी डेंजरस लेवल की है। नेटिजन्स कंपैरिजंस टॉप 1, जिम मिंगुआन का लाइव स्ट्रीम। जिम मिंगुआन और नानचिंग एंटरटेनमेंट की वाइस प्रेसिडेंट ली एक काफी हाई एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट में सोफा पर बैठे 58 युआन वाला बीफ मील एंजॉय कर रहे थे। दोनों का मील मिलाकर 116 युआन का था। इससे पहले जिम
मिंगवान उन्हें बीफ नूडल्स भी खिला चुका था, जिसका बिल 36 युआन आया था। अब उसके पास सिर्फ 70 युआन बचे थे। जिम मिंगवान अपने सामने रखे बीफ को देखकर चुपके से थूक निकलने लगा। फिर उसने अपना पूरा बोल वाइस प्रेसिडेंट ली की तरफ सरका दिया। प्रेसिडेंट ली, फिलहाल इसी से काम चला लीजिए। शो खत्म होने के बाद अगर चांस मिला तो मैं आपको प्राइवेट में एक प्रॉपर फीस खिलाऊंगा। उसके पास जितने पैसे थे वो सिर्फ इतना ही दिखावा कर सकता था। वाइस प्रेसिडेंट ली मुस्कुराई और बोल वापस उसकी तरफ कर दिया। कोई बात नहीं, तुम अपना हिस्सा खुद खाओ, फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिम मिंगवान की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने अपना बीफ देने की ऑफर सिर्फ अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए की थी। असली टारगेट तो उसकी लास्ट लाइन थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद आज रात वाइस प्रेसिडेंट ली के जाने से पहले मुझे उनका प्राइवेट कॉन्टैक्ट मिल जाए। अरे जिम मिंगवान, सिर्फ 70 युआन बचे हैं, अगले 20 से ज्यादा दिन कैसे सर्वाइव करेगा? क्या मुझे गुस्से से मारना चाहता है? थोड़ा तो अपने लिए भी सोच। इसको देखते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्पॉन्सर को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना बीफ भी दे दिया। सीधा खुद भूखा रह जा और सब स्पॉन्सर को ही खिला देना। लेकिन फुयान शैंग की साइड से कंपेयर करे तो फुयान शैंग तो हद से ज्यादा कंजूस निकला। सीईओ शेन की लाइफ तो सच में मुश्किल है। चलो अगला स्टॉप देखते हैं। नेटिजन्स कंपैरिजन स्टॉप 2, मैंगी का लाइव स्ट्रीम। मैंगी टियान चोंग इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट के बेटे को एक बिल्कुल सिंपल और बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक था और प्राइसेस भी काफी प्रैक्टिकल थे। प्रेसिडेंट सन, कुछ ड्रिंक लेंगे? रहने दीजिए, वर्किंग आवर्स में पीना ठीक नहीं लगता। मैंगी भी मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल सही कहा प्रेसिडेंट सन, ये मेन्यू देखिए, जो खाना हो ऑर्डर कीजिए आज मेरी तरफ से। प्रेसिडेंट सन में सिर्फ 2 बहुत ही इकोनॉमिकल राइस फ्रेंडली डिशेस ऑर्डर की, सोया सॉस ब्रेस्ड एगप्लांट और टमेटो एग स्टर फ्राई। मैंगी के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। प्रेसिडेंट सन ने जो डिशेस ऑर्डर की हैं उनसे मेरे काफी पैसे बच गए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो ड्रिंक भी नहीं लेते, ये तो और भी बड़ा मनी सेवर है। प्रेसिडेंट सन सच में बहुत अच्छे इंसान है, इनसे दोस्ती करना बिल्कुल वर्थ है। जैसे ही मैंगी ये सोच ही रही थी तभी ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद प्रेसिडेंट सन ने अचानक पूछा, क्या तुम यूजुअली इंश्योरेंस के बारे में देखते रहते हो? मैंगी नॉर्मली कभी भी इंश्योरेंस जैसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। उसने कभी कोई इंश्योरेंस भी नहीं खरीदा था। लेकिन जब प्रेसिडेंट सन ने पूछा तो रिस्पेक्ट दिखाना जरूरी था। थोड़ा बहुत देखा है लेकिन ज्यादा नहीं। तुम्हारे फैमिली में किसी ने इंश्योरेंस लिया है? मुझे याद है मेरे पापा ने एक बार कार इंश्योरेंस लिया था, लाइफ इंश्योरेंस शायद नहीं। प्रेसिडेंट सन बिल्कुल कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह बोलते रहे। आजकल लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सीडेंट और मेडिकल इंश्योरेंस। ये सिर्फ रोज के मेडिसिन, ओपीडी और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ही नहीं कवर करता, बल्कि फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन भी काफी कम कर देता है। और अभी इंश्योरेंस मार्केट भी काफी अच्छा चल रहा है, कवरेज भी काफी हाई मिलती है। जैसे हमारी कंपनी में कुछ दिन पहले एक फीमेल क्लाइंट टर्मिनल कैंसर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। ट्रीटमेंट में इतना पैसा लग गया कि उसके फैमिली की पूरी सेविंग्स खत्म हो गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने तियान चोंग इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया हुआ था। हमारी कंपनी ने तुरंत 300,000 युआन कैश अप्रूव करके सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उस वक्त उसकी फैमिली बहुत इमोशनल हो गई थी। 300,000 युआन कैश, ये सुनते ही मैंगी का दिल हिल गया। सर ये इंश्योरेंस कैसे ली जाती है? ये फोन नंबर सेव कर लो, ये हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर का नंबर है। वो तुम्हारी सिचुएशन देखकर तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान बना देंगे। मैंगी ने तुरंत फोन निकाला और नंबर सेव कर लिया। मुझे ही लग रहा है या अभी अभी जबरदस्ती एक एडवर्टाइजमेंट देख ली। क्या प्रेसिडेंट सन यहाँ एड शूट करने आए हैं और साथ में क्लाइंट्स भी ढूंढ रहे हैं? अरे वाह, पहली बार देख रहा हूँ कि मूचिंग किंग मैंगी किसी और पर पैसे खर्च करने को रेडी हो गई है। ये तो हिस्टोरिकल मोमेंट है। गया काम, लगता है मैंगी का ब्रेन वॉश हो गया। शायद वो इंश्योरेंस लेने के लिए पैसे भी खर्च कर दे, जबकि उसके पास एक पैसा भी नहीं है। चलो अब एनलान और उसके शाओ चान को देखते हैं। नेटिजन्स कंपैरिजन स्टॉप, एनलान का लाइव स्ट्रीम। एनलान और ह्यून ग्रुप के शाओ चान कहीं बाहर ही नहीं गए, दोनों डॉम में ही इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। थोड़ी देर पहले एनलान सुपरमार्केट से एक पूरा कार्टन इंस्टेंट नूडल्स उठा लाई थी। पहले तो वो इंस्टेंट नूडल्स से इतनी बोर हो चुकी थी कि सोच रही थी कुछ वेजिटेबल्स खरीदकर खुद कुकिंग करेगी, सस्ता भी पड़ेगा और हेल्दी भी होगा। लेकिन फिर उसे अपनी खतरनाक कुकिंग स्किल्स याद आ गई, जो किसी को भी जिंदगी से लॉग आउट करने पर मजबूर कर दे। छोड़ो, इंस्टेंट नूडल्स ही ठीक है। और एनलान सच में स्पॉन्सर को भी वही इंस्टेंट नूडल्स खिला रही थी। ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट नहीं है? इनअप्रोप्रिएट किस बात का? जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। पड़ोस वाले जोंगजिंग ग्रुप की बॉस शैन को देखो, उनके पास तो खाने के लिए प्रॉपर फूड भी नहीं है।